हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। इसी सिलसिले में हम आपके लिए आज लेकर के आ गए हैं अपने भौतिकी का एक नया टॉपिक, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन, अर्थात आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारियां मिल जाएंगी, ठीक है। और सारी जानकारियां आपको किस तरीके से अपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है, किस तरीके से आपको एक क्लिक में सारी जानकारियां मिलने लगेगी, ये सब कुछ हम आज देखने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसा कि ये चैप्टर आज खत्म करने के बाद हमको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होने वाली, कुछ भी ऐसा डाउटफुल नहीं बचने वाला है। क्योंकि विद्युत हमने कवर करा, उसी से आगे का ये पोर्शन हमारे पास आ जाता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मतलब विद्युत धारा का एक और गुण आज हम देखने जा रहे हैं। कौन सा गुण? जिसमें हम उसके चुंबकत्व के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किस प्रकार से अपना चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का यह सेशन, जिसमें हम सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं चुंबक को। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से क्लियर हो गया होगा कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा हम पहले ही देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। विद्युत धारा क्या था? आवेशों के सतत प्रवाह को, कोई आवेश का जहां सतत प्रवाह होगा किसी कंडक्टर से, किसी चालक से, तो उसी को हम क्या कहते थे? विद्युत धारा। तो वो आवेश का ये एक नया गुण हम देखने जा रहे हैं कि वो प्रवाहित हो रहे आवेश अपने साथ में चुंबकीय गुण को भी रखते हैं, अर्थात चुंबकीय बल भी लगाते हैं वो। तो ये किस प्रकार से होगा, क्या होगा, इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चुंबकत्व की। तो मेनली चुंबक शब्द होता क्या है? तो आप सभी देख चुके होंगे, जानते होंगे कि चुंबक क्या होता है, किस प्रकार का होता है, ठीक है। तो चुंबक क्या होता है भाई, किस प्रकार का होता है? आइए हम जरा देख लेते हैं। हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, है ना। रड चुंबक है ना, रॉड चुंबक है ये। रॉड चुंबक का मतलब क्या है भाई? इसमें दो सिरे हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। इसको चुंबक कहते क्यों हैं, है ना। तो एक तो इसका ये कि अगर मैं कोई दूसरा चुंबक लेकर के आऊं और इस रॉड चुंबक के पास में रखूं, तो या तो ये दोनों एक दूसरे को ये आकर्षित कर लेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, अगर मैं इनको ऐसा कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर लेंगे। ये टच जुड़ ही नहीं रहा, है ना। मतलब क्या समझ में आया कि ये भी एक ऐसा पदार्थ है जो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रखता है। क्या कर सकता है? अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो ये देखिए ये आकर्षित हो रहा है, अगर इसी को ऐसा पलट दिया तो अब ये क्या हो रहा है, ये प्रतिकर्षित हो रहा है, ये चिपक ही नहीं रहा, है ना। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये एक अस्पर्शी बल लगा रहा है ना। हम लोग बहुत बार ये चर्चा कर चुके स्पर्शी और अस्पर्शी की। स्पर्शी मतलब जिसको स्पर्श करके बल लगाया जाए, अस्पर्शी का मतलब जिसको बिना स्पर्श के लगाया जाए। अर्थात अगर कुछ देख पाए तो इसको मैंने, इस वाले मैग्नेट को मैं इतने दूरी पे ही रख रहा हूं, इसके बावजूद भी ये इसको अट्रैक्ट कर गया। अगर मैं इसके करीब लेकर के जाता हूं इसी का पोल, तो ये दूर से ही, ये देखिए दूर से इसको पलट दिया। क्या हो रहा है यहां पे? ये साउथ पोल है, इसके पास में लेकर के गए, ये देखिए ये इसको पलट दिया, मतलब बिना स्पर्श किए। अर्थात मैग्नेट क्या है, चुंबक क्या है? तो चुंबक के लिए हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि चुंबक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अच्छा, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। अगर कहीं लोहा मिले, उसके साथ में अगर इस चुंबक को मैं लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये आकर्षित कर लेगा। क्या करेगा? ये आकर्षित करेगा। तो चुंबक दो प्रकार के मेनली हैं, एक तो प्राकृतिक और एक हमारा कृत्रिम। प्राकृतिक का क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक का मतलब जो नेचर से, प्रकृति से मुझे डायरेक्टली मिल गई। चूंकि प्रकृति में सबसे पहले चुंबक को प्रकृति में ही पाया गया, है ना, जो कि किसी भी लौह धातु को, लौह धातु का मतलब आप ऐसा समझेंगे, लोहा ही अकेला नहीं है, लोहा के आसपास हमारा जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग लोहा के पास में दो और तत्व आते हैं, जिनको निकल कहते हैं और एक को कोबाल्ट कहते हैं। ये भी थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, मतलब इनके पास भी चुंबक ले जाओ तो वो चुंबक इनको आकर्षित कर लेता है, ठीक है।
इसके अलावा एक दूसरा चुंबक होगा तो उस पर तो चुंबकीय बल लगेगा ही, मतलब दो चुंबक होंगे तो लगेगा ही लगेगा। तो भाई एक तो प्राकृतिक हो गया जो प्रकृति से मिला, दूसरा क्या कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब ये, शब्द का मतलब ये क्या, मैनमेड, जो हम बनाएंगे, हमने बनाया चुंबक को, है ना, चुंबक को हमने बनाया। तो भाई दो प्रकार के चुंबक हम बनाने में कामयाब हुए, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी का मतलब जो परमानेंट टाइप हो, मतलब उसका जो चुंबकीय गुण है, जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण वो प्रदर्शित कर रहा है, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कभी खत्म ना हो, तो उसको क्या कहेंगे भाई, स्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का मतलब क्या है, तो अस्थायी के चुंबक का मतलब सिर्फ इतना सा समझेंगे हम कि जब तक, मतलब थोड़ी देर तक सिर्फ और सिर्फ उसमें चुंबकीय गुण होगा और थोड़ी देर के बाद वो चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा, मतलब एक छोटे से टाइम के लिए हमारे पास चुंबकीय गुण आएगा, वो अस्थायी है, टेम्पररी टाइप, ये परमानेंट टाइप, ठीक है। अच्छा, ये कैसे करेंगे, तो मेनली अभी आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें जो हम चर्चा करेंगे वो हम अस्थायी चुंबक के बारे में ही बात करने वाले हैं। मतलब ये कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो अस्थायी टाइप ही होता है ना, वो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी तक होता है ना। हमें यह भी पता है कि धारा कब तक कहते हैं भाई, जब तक आवेश प्रवाहित हो रहे हो, तो ये अस्थायी टाइप ही है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे और हम देखते हैं कि चुंबक में क्या क्या चीजें हैं। तो चुंबक में सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इसमें दो पोल होता है। एक पोल क्या कहलाता है, ये हमारा साउथ पोल और ये हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। एक जो है, जो मैग्नेट को हमने इसको ऐसा लिया और फ्रीली यहां से एक धागा बांध के ऐसा लटका दिया, तो लटकने के बाद हमेशा जो साउथ पोल है वो और जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा एक ही दिशा में आकर के रुकेगी, है ना। जो जिस दिशा में, अर्थात ये पोल्स जो हैं इसको फ्री लटकाएंगे तो ये साउथ नॉर्थ में ही हमेशा रुकेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस बार साउथ नॉर्थ में रुक रही है अगली बार ऐसा रुक जाए, है ना, मतलब ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगी, ठीक है। अब मतलब ये कि जो उत्तर दिशा की तरफ जो सिरा होगा, है ना, उसको उत्तर ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा की तरफ होगा उसको दक्षिणी ध्रुव कहेंगे। जो सिरा उत्तरी ध्रुव को रिप्रेजेंट कर रहा वो हमेशा ही उत्तरी ध्रुव होगा, जो दक्षिणी दिशा को कर रहा वो हमेशा ही दक्षिणी दिशा को ही करेगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेट में बदल जाएगा दूसरे स्टेट में अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें अभी आपको जैसा मैंने समझाया था कि भाई अगर आप यहां पर दोनों पोल्स को, जैसे नॉर्थ और साउथ, ये दोनों पोल्स को रख रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और यहीं पर अगर आप इसको पलट के रखते, मतलब नॉर्थ एक साइड से रखते, तो ये क्या करते, दूर जाते। चलिए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं फटाफट। तो भाई हमें एक बात पता है कि दो तरीके के बल लग सकते हैं। एक जो बल लगेगा वो आकर्षण, और दूसरा जो बल लगेगा उसको क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। एक बल कैसा होगा, आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण। आकर्षण का मतलब कब, जब कभी मुझे विजातीय ध्रुव मिलेंगे। कौन, विजातीय ध्रुव मिलेंगे तो क्या होगा, आकर्षण, और सजातीय ध्रुव मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। अच्छा, ये कुछ वैसा नहीं लग रहा कि आवेशों जैसे हैं, है ना, जैसे सजातीय आवेश होते थे तो प्रतिकर्षण होता था, विजातीय आवेश होते थे तो आकर्षण होता था, वैसे ही ये भी हैं। वहां पे जो आवेश थे उसी तरीके से ध्रुवों की बात कर रहे हैं। क्या होगा, तो एक सबसे सिंपल सा ऐसा पैटर्न समझ लेते हैं। ये अभी हम इनके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसको समझते हैं कि क्या होता है चुंबक से, कि एक सिरा साउथ और दूसरा सिरा नॉर्थ, ठीक है। तो हमेशा इससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो इसके अनुप्रस्थ काट से निकलती हैं और साउथ पर जाकर के वो बल रेखाएं समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। कैसे, अभी जस्ट बात करने वाले। अभी के लिए आप ये समझिए कि साउथ से बाहर निकल रही है और नॉर्थ से, सॉरी, बाहर निकल रही है और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो रही है। अब यहां पे मैंने एक दूसरा मैग्नेट लिया और इस मैग्नेट का भी नॉर्थ रख दिया और यहां साउथ रख दिया। तो जब उसका भी साउथ रखूंगा तो इसका साउथ क्या होगा, इसका साउथ भी बाहर की तरफ ऐसे बल रेखाएं लगाएगा। और अगर मैं यहां पर देखूं तो पहले वाले मैग्नेट की दिशा ये और दूसरे वाले मैग्नेट की बल की दिशा ये, दो दिशाएं एक दूसरे को बल, दो दिशाओं के बल में अगर क्रॉस करती है तो ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F2। तो ये क्या कर रहा है, ये दिख रहा है कि दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, मतलब ये हो गया प्रतिकर्षण।
ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। सिमिलरली अगर मैं इसका दूसरा पहलू देखता हूं, मैंने इसको साउथ बनाया, ये नॉर्थ हो गया, यहां पर मैं पलट देता हूं, ये मेरा साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, अर्थात ये नॉर्थ से तो बाहर निकलेगी, लेकिन ये दूसरा जो साउथ है इसके पास में रखा हुआ उसकी तरफ जा रही है। मतलब अगर एक लाइन पे बनाऊं तो ये दोनों बल एक ही दिशा में चल रहे हैं, अर्थात F1 और F2 दोनों एक ही दिशा में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आकर्षण। क्या हो जाएगा, आकर्षण। मतलब ऐसा समझ में आता है कि जब कभी भी नॉर्थ नॉर्थ हो या अगर साउथ साउथ हो तो क्या होगा, साउथ साउथ भी होगा तो ऐसा ही होगा। चलिए मैं बना लेता हूं, ये साउथ है और ये भी साउथ है, इधर साइड में नॉर्थ है, इसका इधर नॉर्थ है, तो इसमें भी फील्ड लाइंस अंदर की तरफ, इसमें भी अंदर की तरफ। अगर आप इस पे देखेंगे तो दोनों बल रेखाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब इसमें भी क्या चलेगा, प्रतिकर्षण। क्या चलने वाला है, प्रतिकर्षण। अर्थात जब कभी भी आकर्षण की बात करेंगे तो दो अलग लोग होंगे, और जब प्रतिकर्षण की बात करेंगे तो दो सेम टाइप के लोग होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे कि भाई ये जो चुंबक है उसका क्षेत्र क्या होता है और ये क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ऐसा है ना, क्षेत्र का मतलब ही सिंपली, अगर एक सिंपल शब्दों में बात करें तो क्षेत्र का मतलब क्या भाई, इलाका। इलाका मतलब जहां तक दबदबा चलता है वो हमारा क्षेत्र है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब कि भाई क्षेत्र का मतलब ही ये हुआ कि चुंबकीय बल का जहां तक अनुभव किया जाएगा, चुंबकीय बल का जहां तक अनुभव किया जाएगा वो पूरा एरिया, वो पूरा सेक्टर, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब जैसे ये एक चुंबक हो गया, ये हो गया इसका नॉर्थ पोल और ये हो गया इसका साउथ पोल, है ना। अब यहां से ये जो पूरा एरिया है इन सब में चुंबकीय बल है। कैसे पता चला, तो इसको पता करने के लिए ये जो देख रहे हैं आप, ये एक निडल मैग्नेट है ना, इसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। इसको लेकर के हम यहां तक घूमे इसके आसपास, तो इसकी सुई जो है वो विक्षेपित होगी। विक्षेपित होना मतलब अगर एक चुंबकीय फील्ड है उसमें दूसरा चुंबक लेकर के जाएंगे तो वो पहला चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करेगा, अपना बल आरोपित करेगा, या तो आकर्षित हो जाएगा या प्रतिकर्षित। लेकिन यह तय है कि वो अपने न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहेगा, उसके इन्फ्लुएंस में आएगा ही, है ना, उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो हमने देखा कि ये पूरे एरिया में इसका प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये पूरा एरिया क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, अब चुंबकीय क्षेत्र तो हो गई। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब कभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, अस्पर्शी बल लगता है, तो अस्पर्शी बल लगाते समय हमें उस बल को निर्देशित करने के लिए बल रेखाएं बनानी पड़ती है। ठीक है, बल रेखाओं का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतने से अभी आके लिए आप समझेंगे कि इस बल को कैसे मैं बताऊं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बल लग रहा है। तो बताने के लिए हम क्या करते हैं भाई, रेखाओं को ड्रॉ करते हैं ना, कुछ लाइनें खींचते हैं। ये लाइनें अपनी मर्जी से खींच दी तो नहीं, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के तहत हमने ये रेखाएं खींची। कैसा एक्सपेरिमेंट भाई, तो एक तो ये एक्सपेरिमेंट था कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया और इस कार्डबोर्ड के पीछे बैक साइड में ऐसा एक बार मैग्नेट रख दिया। ये जो हम पहले से लेकर के आए थे ये बार मैग्नेट इसके पीछे के साइड पे रख दिया। अब क्या हुआ, तो इस कार्डबोर्ड के ऊपर खूब छोटे छोटे से लोहे के टुकड़े डाल दिए। लोहे के टुकड़े मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जब कभी लोहे को काटा जाता है तो पाउडर फॉर्म में जो नीचे गिर जाता है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसको रख दिया और इसके बाद इस कार्ड को रख करके ऐसा थोड़ा सा हिलाया, है ना, या ऐसा ठोकना शुरू किया। तो थोड़ी देर बाद देखे कि ये जितने डॉट्स थे ये पूरे डॉट्स एक ऐसा सिस्टमैटिक ऑर्डर में जमने शुरू हो गए। ऐसा सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्या हो गए, जमने शुरू हो गए इसी कार्डबोर्ड पे। तो इससे पता लगा कि इसकी बल की जो रेखाएं हैं, मतलब जहां जहां पे बल का अनुभव कर रहा है वो एक लाइन में है, ऐसा रैंडमली कहीं पर नहीं है। ऐसा नहीं था कि यहां से भी बल रेखाएं निकल रही है, यहां से भी बल रेखाएं निकल रही है, नहीं। कहां से निकली, हमेशा इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, लंबाई से नहीं। ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, ये जो बल रेखाएं निकल रही है वो इसके अनुप्रस्थ काट से, ये दोनों का जो ये काट है यहां से निकल रही, यहां से नहीं। यहां कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं चिपक रही है ना। तो मतलब ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये इसकी लंबाई है, लंबाई से नहीं निकलती, हमेशा कहां से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से। तो भाई इसको और कैसे पता करें, तो एक तरीका यह था पता करने का। एक चुंबक, एक बार मैग्नेट रखा,
रॉड चुंबक रखा और इसके बाजू में ये निडल मैग्नेट को ले जा करके देखे, तो निडल मैग्नेट ने क्या किया, अपना अपना ऐसा 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 दिशा बदलते गया, ऐसा दिशा बदलते गया, तो एक कर्व पाथ मिला मुझे। कैसा मिला? एक वक्राकार पथ मिला। ठीक है, अच्छा, इसको इस तरीके से परिभाषित भी किया जाता है इन बल रेखाओं को कि वह काल्पनिक रेखा, क्या कहेंगे इसको, वह काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक ही है, वास्तव में होता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है, वह काल्पनिक रेखा जिस पर एकांक ध्रुव को नॉर्थ पोल से चल करके साउथ पोल पर आना है। क्या? वह काल्पनिक रेखा जिस पे एकांक नॉर्थ पोल, एकांक मतलब एक, यूनिटी, वन, उसको चल करके यहां तक आना है। तो ये जैसे चल के आ रहा, इसी को कहते हैं हम क्या, चुंबकीय बल रेखाएं या फिर क्षेत्र रेखाएं। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये जो बल रेखाएं होती हैं ये हमेशा ही साउथ पे आके टर्मिनेट होंगी और नॉर्थ पोल से बाहर निकलेंगी। ये फिक्स है, हमेशा जब भी निकलेगी किधर से निकलेगी, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर और साउथ से अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर ये जो बल रेखाएं ये अंदर भी होती हैं, नॉर्थ से साउथ तो बाहर, अंदर साउथ से नॉर्थ भी होती हैं। ठीक है, अंदर साउथ से नॉर्थ भी होती है। भाई कैसे पता चलेगा क्या है ये साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ किस तरीके से चल रही है? तो देखिए एक बात सिखाता हूं मैं, जब आवेशों की बात करी थी, जैसे Q पॉजिटिव और यहां पे मेरे पास रखा है Q नेगेटिव, तो सिर्फ यहां से यहां जा सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या कहते थे इसको? विद्युत बल रेखाएं थी, ये चुंबकीय बल रेखाएं। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा सकते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव आने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यहां पर है, बाहर आप नॉर्थ से साउथ आएंगे, अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगे, मतलब ये जो है पूरा कंप्लीट चल सकते हैं इसमें। ठीक है, पक्का। आगे बढ़ते हैं हम जरा, देखिए, तो मतलब ये हुआ कि भाई ये जो बल रेखाएं हैं वो हमेशा ही नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ से निकली, उत्तर से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम इसमें और क्या क्या होंगी। भाई तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं इसको, ये क्षेत्र रेखाएं, इसको बल रेखाएं भी कहते हैं। इनकी विशेषता क्या है, किस तरीके से होते हैं ये? तो सबसे पहली विशेषता तो ये है कि भाई ये नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, इसके बाद चुंबक के अंदर जो होती है वो साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। इसके बाद भाई ये हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। अच्छा, यहां पे सिर्फ सबको लिस्ट कर रहे हैं, देख तो हम चुके ही हैं इसको, यहां पे सबको लिस्ट कर देते हैं। अच्छा, आगे क्या होता है भाई? तो आगे एक चीज आती है कि जहां ये रेखाएं घनी होंगी वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। मतलब क्या है इसका, ये सीखते हैं जरा। जो ध्रुव होता है ना, जैसे जिस ध्रुव की बात कर रहा हूं मैं कि एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट में ये दो ध्रुव हो गए। तो यहां पे एक बात सुनिएगा, ये जो होता है ये पूरा, इसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल l से। ये दोनों में क्या अंतर है? तो ये कैपिटल L जो है ये चुंबक की लंबाई है। ये किसकी लंबाई है? चुंबक की लंबाई। ठीक है, फिजिकल लंबाई है। और स्मॉल l को हम कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। क्या कहते हैं इसको? प्रभावकारी लंबाई। अब एक बात फिर आती है, क्यों भाई प्रभावकारी अलग और ये अलग? जब पोल होना ही था, ध्रुव होना था, तो यहां हो जाता ध्रुव, यहां पे हो जाता ध्रुव, ये अंदर क्यों है? तो मतलब क्या था अंदर होने का कि चुंबक के अंदर वह बिंदु, सुनेंगे, चुंबक के अंदर वह बिंदु जिस जगह पर अधिकतम बल रेखाएं हों। तो ये पॉइंट जब हमने देखा तो हम पाए कि ये थोड़ा सा अंदर ही है, ये बाहर नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर आकर के। तो वह बिंदु जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे अधिक हो, कहां? चुंबक के अंदर, उसी को कहते हैं हम चुंबकीय ध्रुव। फिर से सुनेंगे, चुंबकीय ध्रुव चुंबक के अंदर वह बिंदु है जहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन एरियाज में अगर हम बढ़ेंगे, तो यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी है? घनी है। इसमें देख लेते हैं, यहां पे देखिए कितनी ज्यादा घनी है, यहां पर कितनी ज्यादा घनी है। जितना दूर जाते जाएंगे उतना चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, या फिर ऐसा कह लो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, उसका जो घनी है वहां पे घनी कम होंगी, है ना, घनी कम होंगी। इसका मतलब वहां पर जो क्षेत्र होगा, जो बल होगा, वो भी कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ऑब्वियसली कभी भी ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी नहीं।
ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ऐसा कि भाई एक बल रेखा दूसरे को अगर काट दे, इसका मतलब होता है कि वहां बल की जो दिशा है उसके दो डायरेक्शन आ गए, और कहीं पर भी एक ही बिंदु पर, एक ही जगह पर इससे लगने वाला बल की दो दिशा संभव नहीं है। ठीक है, हमेशा एक ही दिशा होगी। ठीक है, चलिए, तो वह दिशा के लिए भी अगर एक छोटी सी बात करें तो दिशा कहीं पर भी कैसे निकालेंगे कि बल की दिशा क्या है। तो इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्या, स्पर्श रेखा, यहां पे मैंने, जैसे इस बिंदु पे मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, यहां पे एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी, एक स्पर्श रेखा यहां से ड्रॉ करके ले आता हूं, एक स्पर्श रेखा यहां से, तो ये स्पर्श रेखा क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय बल की दिशा को बता रही है। ठीक, तो ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती है, क्योंकि दो दो डायरेक्शन एक ही जगह पे एक ही चीज से नहीं पॉसिबल है बल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जब ये हमने क्षेत्र की बात कर ली, चुंबक की बात कर ली, तो अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो विद्युत धारा थी उसका क्या इंपैक्ट होगा। जो विद्युत धारा है उसमें से किस तरीके से चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा, वो चुंबकत्व को किस प्रकार से दर्शाएगी, तभी तो आएगा हमारा ये चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उस एक्सपेरिमेंट को ऑस्टेड ने किया, और उन्होंने बताया कि अगर आप एक वायर से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसके पास में एक निडल मैग्नेट ले जाके रख देंगे, तो वो निडल मैग्नेट समझ रहे हैं, ये डायलर, ये इसमें क्या, एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। तो जब ये ले जा करके ये एक पूरा परिपथ हो गया, इस परिपथ में यहां पे ले जाके एक निडल मैग्नेट रख दिया, और इससे क्या करी, धारा प्रवाहित करना शुरू कर दिया। क्यों धारा प्रवाहित होगा, ये एक बैटरी लगी है, यहां पे एक कुंजी लगी है, ये पूरे तार से मैंने जोड़ दिया, और यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, यहां पर हमने रखा है एक निडल मैग्नेट। ठीक है, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो हुआ क्या कि ये जो निडल मैग्नेट था वो ऐसा टिल्ड हो गया, हट गया अपनी जगह से। पहले नॉर्मल था, अपना साउथ नॉर्थ दिखा रहा था, जैसे धारा प्रवाहित करी टिल्ड हो गया। जब मैंने क्या करी, यहां पर धारा की दिशा को पलट दिया, ये देखिए यहां पे धारा की दिशा इधर है, और यहां पर धारा की दिशा देखेंगे तो इधर है, पलट दिया, तो हमने क्या देखा कि ये जो निडल जो पहले राइट हैंडेड शिफ्ट हो रही थी अब लेफ्ट हैंडेड शिफ्ट हो गई, है ना। पहले अगर बात करें तो ये घड़ी की दिशा के अनुदिश क्लॉकवाइज, और ये कैसी आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब धारा को जब एंटी क्लॉकवाइज किया तो नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एंगल जो निडल था वो ऐसा रोटेट हो गया, और जब हम यहां पर बात किए क्लॉकवाइज जब धारा को प्रवाहित किया, है ना, तो यहां पर निडल भी, मतलब नॉर्थ पोल भी क्लॉकवाइज ही घूम गया। तो एक बात बताइए, एक चुंबक सिर्फ और सिर्फ दूसरे चुंबकीय बल से ही विक्षेपित हो सकता है, या वो आकर्षित हो रहा है या प्रतिकर्षित हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है, दूसरे चुंबकीय क्षेत्र से ही हो सकता है। तो इससे यह प्रूफ होता है कि जब मैंने स्विच ऑन किया तो यह विक्षेपित हुआ, है ना। नॉर्मली ऐसा था, है ना, जैसे मैंने धारा प्रवाहित करी ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया जब बंद कर दी। इसमें भी यही चीज, शुरू में ऐसा था, जब मैंने धारा प्रवाहित करी तो ऐसा टिल्ड हो गया, फिर मैंने धारा बंद की वापस अपनी जगह पे। मतलब क्या समझ में आता है कि ये हिल ही क्यों रहा है, क्योंकि इसके परितः जो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो भी चुंबकीय बल निकाल रही है, उसके परितः भी चुंबकीय बल हो रही है। तो एक चुंबक, मतलब ऐसा समझ लेते हैं यहां पे चुंबकीय बल आ गया, तो एक चुंबकीय बल के क्षेत्र में दूसरा चुंबक रखा जाएगा, तो पहले चुंबक का चुंबकीय बल दूसरे पे लगेगा और दूसरा अपने स्थान से विक्षेपित हो जाएगा। इन शॉर्ट बात करूं तो धारा प्रवाहित हो रही है तो ये वायर के चारों तरफ भी चुंबकीय बल आ जाएंगे। इस बात की पुष्टि कौन ने करी, इसके पास जब मैग्नेट ले गया तो उसने किया कि भाई ये विक्षेपित हो गया, इसका मतलब इसके अराउंड भी चुंबकीय बल है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बिल्कुल इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जब क्लॉकवाइज भेजेंगे तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे तो इसमें विक्षेपित होना भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं हम कि अगर इसके जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो इसकी बात कर रहे थे, जैसे अभी हमने वहां पे लगाया हुआ था, अगर उस करंट कैरिंग कंडक्टर को, मतलब धारावाही को, है ना, एक ऐसा चालक जिसके चारों तरफ उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करे, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वो किस प्रकार से उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए ये एक धारावाही चालक है, ये एक धारावाही चालक है, तो इसके चारों तरफ इस वृत्ताकार वृत्ताकार वृत्ताकार, मतलब क्या, संकेंद्री वृत्त बनेंगे। संकेंद्री वृत्त का मतलब क्या होता है, इन सभी वृत्तों का केंद्र सेम है,
ये सभी वृत्त जो बन रहे हैं, इन सभी वृत्तों का जो केंद्र है वो सेम है, ठीक है। मतलब जो धारा की दिशा है, अगर इस वायर में ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो केंद्र, मतलब ये जो वृत्त जो बने, ये पूरे वृत्त क्या बना रहे हैं, ये पूरे वृत्त हमको बता रहे हैं कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उपलब्ध है, ठीक। तो क्या क्या चीजें होती हैं, तो चलिए देखते हैं। जब हम एक कंपास को, कंपास मतलब वही दिक्सूचक, दिक्सूचक मतलब वही निडल मैग्नेट जिसकी मैं बात कर रहा था, धारावाही चालक से दूर ले जाते हैं तो सुई का विचलन कम हो जाता है। दूर ले जाएंगे तो विचलन कम होगा ना। पास, देखिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा दूरी पर निर्भर करता है, और वो भी कैसा, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का मतलब ही क्या होता है कि आप अगर दूरी बढ़ा देंगे तो जो बल होगा, जो लग रहा होगा इसके ऊपर बल, कौन सा, चुंबकीय बल, वो चुंबकीय बल क्या होने लगेगा भाई, ये बढ़ा तो चुंबकीय बल घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर निडल को दूर लेकर के जाएंगे, है ना, तो उसमें जो विचलन है वो कम होने लगेगा। फिर अगला, जैसे जैसे चालन में धारा की वृद्धि होती है वैसे वैसे दी गई बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी बढ़ जाता है। मतलब इसमें धारा बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। ये किस चीज को बता रहा है भाई, कि आवेश ज्यादा प्रवाहित हो रही हैं तो उसके परितः जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी बढ़ जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे विद्युत धारावाही सीधे चालक तार से दूर हटते जाते हैं, उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से निरूपित करने वाली संकेंद्रीय वृत्तों का साइज बड़ा होता जाता है। देखिए जैसे जैसे दूर हटेंगे ये बढ़ता चला जा रहा है, ये संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते जाइए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे में हम कि ये जो धारावाही से जब हम करंट को पास कर रहे हैं, विद्युत धारा पास कर रहे हैं, तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहे हैं, जिनको हम संकेंद्रीय वृत्तों से प्रदर्शित कर रहे हैं, इनको कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता कैसे करेंगे कि किस दिशा में चुंबकीय, देखिए चुंबकीय क्षेत्र होने का मतलब चुंबकीय बल से है, और चुंबकीय बल से, तो बल कैसा भाई, सदिश राशि है ना, इसमें हमको दिशा का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब दिशा पता करनी है तो भाई कुछ ना कुछ लॉज, कुछ ना कुछ नियम, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे पता चले कि किधर धारा प्रवाहित करें तो किस दिशा में उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा। तो इसको ही बताने के लिए यूज करते हैं हम किसको, दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ का नियम, मतलब दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। या फिर दूसरी बात करें तो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू का नियम, मतलब स्क्रू रूल कहते हैं इसको, और इसको दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। कैसे होता है जरा हम इसकी बात करेंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास एक चालक है, एक तार है, जैसे कि ये एक तार हो गया, तो इस तार पे आपने अंगूठा को ऐसा सेट करना है जिधर की विद्युत धारा चल रही है ना। ये बहुत आसान है चैप्टर, इसके अंदर जितने नियम आते हैं वो कुछ ना कुछ लॉजिक उन्होंने खुद नहीं दे दिया, मतलब हम लोग को नया लॉजिक भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक पहले से ही बना बनाया है, हमको तो सिर्फ इस्तेमाल करना है। क्या करना है भाई, कि अगर मान लीजिए ये जो टिप है इसका, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको, धारा की दिशा को, तो मैं लगा देता हूं अंगूठा इसी की दिशा में। तो ये जो उंगलियां मुड़ रही है ना मेरी, ये जो उंगलियां ऐसी मुड़ रही है, ये किसको बता रही है, ये बता रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलिए कुछ ऐसी बात करता हूं, मान लीजिए कि ये जो धारा है वो इस बोर्ड के अंदर की तरफ चल रही है, तो मैंने ये अंगूठा लगा दिया। अब क्या होगा, ये क्लॉकवाइज ऐसे कैसे चलती, घड़ी की दिशा के अनुदिश, ऐसा क्या चलेगा मेरा चुंबकीय क्षेत्र। वही इसको मैंने पलट दिया, कैसा, अब ये आपकी तरफ आ रही है विद्युत धारा, मतलब इससे बाहर निकल रही है विद्युत धारा। अब फिर से अंगूठा लगाते हैं तो ये जो बना, अब ये आपके लिए कैसा दिख रहा होगा भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, ये घड़ी की दिशा के विपरीत चल रहा है। घड़ी की दिशा के विपरीत का मतलब घड़ी तो ऐसी चलती है ना, तो ये उसके विपरीत चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि इससे हमको पता चल गया कि धारा किधर चल रही है और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा उनकी दिशा क्या है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया दूसरा, ये मैक्सवेल ने भी, इसको मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी कहते हैं, है ना। जैसे यहां पे आपने देखा था इसमें कि ये जब ऊपर कर रहे हैं तो ये बन रहा है, और जब इसको नीचे की तरफ कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा, जैसा मैंने ये आगे पीछे बताया ऐसा। वैसे ही अगर नीचे होगा तो ये हो गया कैसा, ये क्लॉकवाइज, और ये जब ऊपर होगा तो ये कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब स्क्रू के नियम को भी थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी ने स्क्रू देखे होंगे, ठीक है। स्क्रू कैसा होता है भाई, स्क्रू ऐसा, ऐसा कुछ थोड़ा सा बड़ा सा बना रहा हूं, है ना, ड्राइंग बहुत ही अच्छी है।
तो देखिए ये ऐसा कुछ स्क्रू होगा, यहां पे क्या बना होता है, यहां पे ऐसा क्रॉस बना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए स्क्रू होता तो मैं इसको कैसा कस रहा होता, ऐसा कस रहा होता, ये अंदर की तरफ जा रही होती, या फिर यूं कहूं ऐसा समझिए, ये मैंने इसको रखा, अंगूठा ऐसा रख करके इसको घुमा रहा हूं, ये कैसा जा रहा है, ये ऊपर की तरफ चला गया। मतलब ये हुआ कि अगर स्क्रू की दिशा, स्क्रू जिधर जा रही है ये धारा को प्रदर्शित करेगी, तो जो घुमाव होगा, इस स्क्रू को ऐसा घुमाएंगे ना, ये कैसा घुमा रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो इसका जो घुमाव होगा ये प्रदर्शित करेगा आपको क्या, ये आपको प्रदर्शित करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दोनों सेम ही है, वो राइट हैंड थंब रूल की बात करें, ऐसा अंगूठे का नियम, या फिर मैं इसकी बात करूं, दोनों सेम ही है, ठीक है। लेकिन ये मैक्सवेल ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको कहते हैं क्या, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, स्क्रू नियम, स्क्रू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जब हमको दिशा पता चल चुकी है कि किस प्रकार चलेंगे, तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये अगर सीधा चालक था तो ये हुआ, अगर उस धारावाही को मैंने गोल कर दिया तब क्या होगा, तब कैसे चलेंगे। तो अब भी आसान है, गोल भी करेंगे ना तो सेम ही तो चलेगा। आइए हम एक धारावाही लेते हैं, धारावाही मतलब जैसे एक कॉपर का वायर ले लिया, ये हमारे हाथ में एक कॉपर का वायर है, इस कॉपर के वायर को मैंने क्या किया, ऐसा रिंग करके घुमा लिया, ऐसा गोल घुमा दिया। गोल घुमाने की वजह से क्या हुआ भाई, कुछ ऐसा बन गया, ये जो अरेंजमेंट है ऐसा बन गया। अब इस अरेंजमेंट में अगर देखेंगे तो इस अरेंजमेंट में क्या किया हुआ है, इस अरेंजमेंट में कि भाई इस कॉपर वायर में एक तरफ से धारा देंगे, दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। अब इसमें कैसे चलेगा, तो सिंपल है ना, चलिए हम देखते हैं, जरा दूसरा एक वायर ले लेते हैं जिससे कि हमको समझ में आ जाए। ये ऐसा निकल गया, ये ऐसा गोल हो गया, ये गोल रखा हुआ। अब एक बात बताइए, अब इसमें अगर धारा ऐसी चल रही है, धारा ऐसी चल रही है, तो यहां पर बताएंगे इस जगह पे, यहां पे मैं अंगूठा लगाऊंगा और ये नियम होगा, मतलब मेरी उंगलियां इधर अंदर चल रही हैं, ये अंदर की तरफ आई। अब यही यहां पे पहुंचेगा तो फिर भी मेरी उंगली अंदर की तरफ, इधर आएगी ये धारा तो भी ऐसी उंगली अंदर की तरफ, है ना, यहां पर भी आएगी तो उंगली अंदर की तरफ। अर्थात इसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये भी बहुत आसान सा ही काम है पूरा। क्या आसान सा काम है भाई, कि यहां से ये विद्युत धारा को मैंने इस रिंग के, ये वायर के अंदर ये भेज दिया, ये विद्युत धारा ऐसी चली आई बाहर। अब जरा लगाइए हर जगह, तो कहीं पर भी आप लगा के देख लीजिए, यहां पे आप लगाएंगे ये अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा, ऊपर की तरफ यहां पे भी लगा के देखेंगे अंदर जाएगा, ये बाहर आएगा। मतलब क्या हुआ कि इनसाइड ये जो लूप बनेगा, है ना, ये पूरा पैक नहीं कर सकते थे क्योंकि धारा कैसे प्रवाहित करेंगे, तो ये जो लूप बनेगा इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या चुंबकीय बल की जो दिशा होगी वो हर जगह सेम ही होगी, ऐसी ही बन रही है हर जगह से, ठीक है। मतलब ये कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि आधा इधर और आधा ऐसा है, सब एक साथ ही आ रहे हैं। मतलब इस गोलाकार जो वृत्ताकार जो मेरा चालक है इसके अंदर भी चुंबकीय बल उपस्थित होगा और वो भी एक ही दिशा में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम इससे कि भाई ये जब गोल से ऐसे, मतलब एक जैसा गोल मैंने लिया था उससे ऐसा निकला, तो मैं ऐसे बहुत सारे को लपेट दूंगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सारे को लपेटने को ही हम कहते हैं क्या, परिनालिका, क्या कहते हैं, सोलेनॉइड। कैसे बनेगा, तो ये ले लिया हमने एक चालक, ये हो गया हमारा एक तार, ठीक है। ये कवर्ड है, इसको अनकवर्ड भी कर सकते हैं लेकिन वो दिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसको कवर्ड ही यूज कर रहा हूं। हमने क्या करना होता है, समकेंद्री वृत्त बनानी है। समकेंद्री मतलब जिसका केंद्र समान हो। मैं ऐसा एक ऐसा पकड़ लेता हूं और इसको ऐसा लपेटना शुरू कर दिया, ये घूम रहा है। ये क्या बना रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे जो एक बना था वहां पे उसी तरीके से n नंबर्स ऑफ, n नंबर्स का मतलब क्या, बहुत सारा। आपको 4 बनाना है 4 बनाओ, 5 बनाना है 5 बनाओ, 6 बनाना है 6 बनाओ, ये बन गया। इसी को कहते हैं परिनालिका। अब एक काम करता हूं, मैं इसको निकाल लेता हूं इसमें से, ये बन गई मेरी परिनालिका, यही कहलाती है सोलेनॉइड, ठीक है। ये बराबर बराबर दूरी पे बांट लेते हैं। इसमें जो पूरे टर्न्स हैं, ये जो मेरे को अभी थोड़ी देर पहले एक टर्न ऐसा, एक घुमावदार ऐसा रिंग दे रहा था, अब ऐसे मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स आ गए। मतलब ये सभी वृत्त एक तरीके से चुंबकीय बल को उत्पन्न करेंगे और सबकी दिशा एक साथ ही होगी, है ना, सबकी दिशा एक साथ ही होगी। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से। तो ये जो मैंने ये बनाया, ये देखिए डिट्टो सेम यही चीज बनी हुई है। अब इसको मैंने क्या करा, उठा करके एक बैटरी से जोड़ दिया और यहां पे स्विच लगा दिया। जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ये एक रॉड चुंबक की भांति काम करने लगेगा। इसका एक सिरा नॉर्थ पोल और एक सिरा साउथ पोल बन जाएगा। वो इस तरीके से भी इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। मतलब जो चुंबकीय बल लिखा है, जैसे एक रॉड मैग्नेट में चल रही थी वैसी ही चलेगी। मतलब एक सिरा नॉर्थ पोल काम कर रहा है, देखिए बाहर निकल रही है बल लिखा है, और दूसरा सिरा साउथ पोल का काम कर रही है, मतलब इसमें बल लिखा है अंदर की तरफ आ रही है।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने देखा कि अगर कोई भी धारावाही होगा उसके परितः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? परिनालिका, सोलेनॉइड। क्या कहते हैं इसको? परिनालिका, या फिर अपन कह सकते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके क्या गुण होंगे, किस प्रकार से होगा। तो पहले तो देखिए, जब विद्युत धारा किसी परिनालिका से होकर के गुजरती है तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव के तरीके से बिहेव करने लगता है। ये एक सिरा उत्तरी और एक सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव बन गया। मतलब ये क्या बन गई? एक रॉड मैग्नेट। क्या बन गया? एक रॉड मैग्नेट। ठीक है, क्षण चुंबक। ये हमारी एक क्षण चुंबक के भांति व्यवहार करने लगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि इनके अंदर जो रेखाएं होंगी, जिनके अंदर भी, अब रॉड मैग्नेट हो गया ना, तो इसकी भी तो बल रेखाएं होंगी। उन बल रेखाओं के क्या गुण होंगे? तो उन बल रेखाओं के गुण देखते हैं कि भाई इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह होती है। ये देखिए, बिल्कुल समांतर सरल रेखाएं। कहां? इस परिनालिका के अंदर, सिर्फ इतने के अंदर देखिए, ये समांतर बिल्कुल पैरेलल लाइंस इसके अंदर चल रही हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि और क्या है इसमें। यह निर्दिष्ट करता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता, अर्थात ये जो परिनालिका है इसके अंदर जब पैरेलल लाइंस बन रही है, कभी भी जो बल रेखाएं मैं आपको प्रदर्शित कर रहा था वो बल रेखाएं पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, अर्थात हर जगह चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक ही तरफ है और उसका जो परिमाण है वो भी समान है। मतलब जो हर पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? समान हो गया। दूसरा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि ये परिनालिका भी एक जो रॉड मैग्नेट था, जो हमारा एक मैग्नेट जो हमने लिया था रॉड मैग्नेट, उसी के तरीके से बिहेव करने लगेगा। अच्छा, अब इसको कहां यूज करते हैं भाई? क्या इस्तेमाल होगा? तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम विद्युत चुंबक बनाने में। अब हम पहुंच गए अपने उस पे, विद्युत धारा को देख लिया था, चुंबक को देख लिया था। अब विद्युत धारा का प्रयोग करके चुंबक कैसे बना रहे थे? तो यह है परिनालिका। यही बनाता है क्या? जब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ये एक बार मैग्नेट के तरीके से काम करने लगता है। ठीक है, अच्छा, इसके कारण सभी बल रेखाएं जब अंदर से ही गुजरेंगी तो इसके अंदर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। प्रबल मतलब बहुत ही मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा इस सोलेनॉइड के अंदर। अब एक बात और कर लेते हैं हम कि तो फिर ये जो विद्युत चुंबक हमने अभी देखा और जो स्थायी चुंबक है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? जो हम बना रहे हैं उसमें और जो स्थायी चुंबक होगा, जो प्रारंभ में भी हमने देखा, उसमें क्या अंतर होगा? तो क्या अंतर होगा भाई? तो पहला तो ये कि विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो समानता अधिक प्रबल होती है, ज्यादा प्रबल होंगी, है ना। और जो स्थायी चुंबक होता है उसके द्वारा थोड़ी कम प्रबल होती है। ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन कंपैरेटिवली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्योंकि यहां पर क्या करते हैं ना, यहां पर हम धारा का मान परिवर्तित करके हम वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के मान में बदलाव कर सकते हैं। मतलब चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा भी सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्थायी चुंबक में सिर्फ और सिर्फ तापमान को चेंज करके, हीट को चेंज करके, उसको तापमान दे करके उसका चुंबकीय क्षेत्र कम किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर धारा को दे करके उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात धारा चेंज करके हम क्या चाहेंगे तो चुंबकीय बल के मान को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, अगला, इसकी ध्रुवता धारा में परिवर्तन कर रिवर्स किया जा सकता है और इसमें रिवर्स का कोई चांस नहीं है। मतलब इसमें जो कॉइल जो ये बनी थी, इसके अंदर अगर आप चाहेंगे तो ये धारा की दिशा परिवर्तित कर दे। जैसा इधर से इधर की तरफ जा रही है, ये ऐसा होकर के जा रहा है ना, ये ऐसा होकर के जा रही है। इसका मतलब यहां पे जो बनेगा वो बन जाएगा साउथ पोल। और इसमें अगर पलट दिया आपने कैसा, ऐसा पलट दिया, इस कॉइल को पलट दिया, मतलब क्या, यहां धारा की दिशा ही बदल दी, है ना, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दिया, तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, ये कैसे डायरेक्शन लगा रहा हूं इसको भी अभी जस्ट अगले में हम सीखते हैं कि भाई ये डायरेक्शन कैसे बन जाएगी। तो अभी के लिए आप इतना सीखेंगे कि इसमें क्या होगा, जब हम यहां पे बैटरी बदल देंगे इसके अंदर, तो इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल बदल जाएगा सेम कॉइल में। जबकि एक रॉड मैग्नेट आपने लिया है, एक बार मैग्नेट आपने लिया है, ये साउथ है तो ये आजीवन साउथ है, ये नॉर्थ है तो आजीवन नॉर्थ है, ये कभी परिवर्तित नहीं होगी। अच्छा, इसके बाद समांतर इसको बनाने के लिए मृदु लौह का उपयोग किया जाता है और इसके लिए
कोबाल्ट या स्टील का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए क्या करेंगे, कोबाल्ट या स्टील का। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सिर्फ लोहा ही नहीं है, इसके साथ में कोबाल्ट भी है, वो भी थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण दर्शाता है। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात आती है कि तो क्या ऐसा होगा कि जब हमने बात करी किसकी, चालक की, चालक मतलब क्या, जो विद्युत धारा लेकर के चल रहा था, या फिर यूं कह लूं, मैं कह लेता हूं धारावाही कह लेता हूं इसी को, है ना, इसको धारावाही चालक कह लेता हूं। चलिए, धारावाही का अगर चालक की मैं बात करता हूं तो धारावाही चालक में चारों तरफ चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। क्या होता है भाई, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, और ये किसी दूसरे चुंबक को क्या कर रहा था, विक्षेपित कर सकता था। ये दूसरे चुंबक के ऊपर अपना गुण प्रदर्शित कर पा रहा था। मतलब क्या, ये रहा धारावाही, यहां रख दिया था मैंने चुंबक, तो इसने इसको विक्षेपित कर दिया। अब मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, तो क्या ऐसा कोई अरेंजमेंट करूं कि मैं एक लगा देता हूं परमानेंट मैग्नेट। ये कैसा, एक परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, ये मैग्नेट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के हमारे पास उपलब्ध हैं। कैसे कैसे भाई, तो एक तो मैंने आपको सिखाया, ये हो गया रॉड मैग्नेट, ठीक है। ये दूसरा जो होता है इसको कहते हैं हम हॉर्सशू। हॉर्सशू मतलब घोड़े की नाल। घोड़े की नाल ऐसी होती है ना, गोलाकार इस तरीके से। तो ये कई तरीके के शेप में अवेलेबल है। मान लीजिए एक हमने हॉर्सशू ले लिया, घोड़े के नाल जैसी आकृति का मैंने एक ले लिया, क्या, चुंबक, और इसके बीच से एक मैंने फ्रीली हैंग कर दिया ये एक धारावाही को। ये कैसा है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और ये एक प्लेट है, ये प्लेट कैसा, फ्री है। तो फ्री है मतलब क्या होगा, जब इसमें से विद्युत धारा आप प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। मतलब ये धारावाही किसके तरीके से बिहेव करेगी, चुंबक के जैसे थे। तो पहले क्या कर रहा था, धारावाही जो है वो स्थायी चुंबक को विक्षेपित कर रहा था। अब हम ये चाह रहे हैं, स्थायी चुंबक मैंने रख दिया, तो क्या धारावाही जो है, चालक जो है, वो भी विक्षेपित हो जाएगी क्या। मतलब अब फिक्स जो चुंबक है, जो स्थायी चुंबक है, उसका प्रभाव देख रहे हैं चालक पे। पहले चालक का देख रहे थे चुंबक पे, अब चुंबक का देख रहे हैं चालक पे, ठीक है। तो क्या क्या होगा भाई, तो देखिए, चालक पर लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करेगा, एक धारा की दिशा और दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जो परमानेंट मैग्नेट आपने रखा है उस पर, और जो आपने चालक रखा है वहां पे, उस चालक की दिशा पे। कैसे होता है अरेंजमेंट, तो ये हमारे पास गिवन है अरेंजमेंट। क्या है भाई अरेंजमेंट, इसको समझाता हूं सबसे फर्स्ट। ये एक स्टैंड हो गया, इस स्टैंड पे हमने क्या किया है कि एक तार से, ये जो दिख रहा है ए बी, ये एक चालक है। अच्छा, इसमें इस चीज को नहीं दर्शाया गया कि इसको फ्रीली कैसे हैंग किया, मतलब इस प्लेट को ऐसे टांगना तो पड़ेगा ना कहीं, इसको कैसे हैंग किया ये नहीं दर्शाया गया है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे यहां पे, इसलिए इस डायग्राम में नहीं दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी भी इसी तरीके से बिल्कुल डिस्कस करती है। तो चलिए हम इसको ही देखते हैं कि भाई यहां एक सिरा मैंने किसे बी से कनेक्ट कर दिया और एक सिरा किसे ए से, मतलब इस प्लेट का एक सिरा इधर और एक सिरा इधर, यानी इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करनी। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, और ये देखिए मैंने अभी बोला था घोड़े की नाल वाली, है ना, हॉर्सशू मैग्नेट मैंने यहां पे रख दिया। अब क्या होगा भाई, तो अब होगा ये पॉजिटिव से धारा बहेगी। पॉजिटिव से जब धारा बहेगी तो इस चालक में से इस तरीके से धारा आएगी और यहां से होकर के ये वापस आ गई। यहां पे करना क्या था, ये जो हॉर्सशू है इसके बीच में ऐसा इसको रखना था मेरे को। जब इसमें चालकता होगी इसमें तो ये क्या होगा, ये सीधा हो जाए या फिर थोड़ा सा और टिल्ड हो जाए। कहने का मतलब इसमें अब विक्षेपण होगा, किसमें, चालक में। पहले क्या हो रहा था, मैग्नेट में हो रहा था। तो ये चालक क्या हो जाएगा, विक्षेपित होने लगेगा। कैसे कैसे भाई, तो जब जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो विक्षेपण ज्यादा होगा, धारा का मान कम करेंगे तो विक्षेपण कम हो जाएगा। ठीक है, धारा का मान ज्यादा करेंगे तो विक्षेपण ज्यादा, और धारा का मान कम करेंगे तो विक्षेपण कम होगा। चलिए एक बार हम देख लेते हैं सभी पॉइंट्स को। तो सबसे फर्स्ट, एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी हो। ये जैसा अपन ने अरेंज किया हुआ। अच्छा, इसके बाद ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमिनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे हो तथा दक्षिणी ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर हो। ये रहा इसी तरीके से। ये जो रॉड लगी है ना ए बी, ये एल्यूमिनियम की छड़ है। अच्छा, फिर क्या होगा भाई, तो जब विद्युत धारा एल्यूमिनियम छड़ के सिरा बी से ए से होकर गुजरेगी, मतलब ये बी से ए की तरफ से गुजारेंगे, तो क्या होगा, ऐसा देखा जाता है कि जो छड़ है वो विस्थापित हो गया। यही तो बात कर रहे थे, ये जो छड़ है क्या होगा भाई, विस्थापित हो जाना चाहिए। अच्छा, जब हमने बदला, जब धारा की दिशा को बदला, तो इसका विस्थापन का जो दिशा है वो भी
परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब यहां तक तो ओवर होता है ये चीज कि भाई अगर एक धारावाही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसको परिनालिका बना दिया तो वो एक बार मैग्नेट के तरीके से बिहेव करने लगेगा। फिर हमने बात करी कि एक धारावाही होगी तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए अगर निडल मैग्नेट ले जाता हूं तो निडल मैग्नेट क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। दूसरा ये कहा कि तो क्या एक परमानेंट मैग्नेट के पास में धारावाही को ले जाऊं तो परमानेंट मैग्नेट नहीं हिले तो धारावाही हिल जाएगा क्या, तो हां धारावाही भी हिल जाएगा भाई। अब आगे बात आती है कि यहां तक हम सिर्फ दो चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक तो हमने पढ़ा क्या, एक हमने पढ़ा अभी तक में कि भाई धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, धारावाही से धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। अब हमें एक और टर्म मिल गया यहां से कि भाई विक्षेपित भी हो रहा है, मतलब बल भी लग रहा है एक एक्स्ट्रा, जिसमें वो धारावाही जो है वो चेंज हो रहा है। तो मतलब अब दो तीन चीजें आ गई, एक क्या आ गया भाई धारा की दिशा, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और तीसरा बल किस दिशा में लगेगा। तो अब तक सिर्फ दो ही चीजों की बात हुई थी, अब तीसरी चीज बल और आ गई। तो कैसे करेंगे भाई, तो इसके लिए आ गए फ्लेमिंग, और फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, बाएं हाथ का नियम। ये भी बहुत आसान है, मैंने बोला इसमें कुछ नया करने की जरूरत ही नहीं इस चैप्टर में, पहले से ही लोगों ने करके दे दिया। हाँ, याद रखने के लिए कुछ कुछ नया जरूर करेंगे। क्या करें भाई, तो देखिए उंगलियों को, बाएं हाथ की उंगलियों को ऐसा अरेंज करना है। ये हो गया मेरा अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा, ये तीनों एक तीसरे से कैसे लंबवत हैं, ये तीनों एक तीसरे से कैसे होंगे, लंबवत होंगे। तो इस समय यहां पे जो चीजें दर्शाई जाएंगी, जो चीजें आपको यहां पे दिख रही हैं, वो क्या क्या दिखेगा भाई, तो आप सिंपली समझिए, इसको समझेंगे फोर्स, बल, ये है मेरा क्या, मैग्नेटिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, और ये है मेरा करंट मतलब धारा। ठीक है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है, फादर मदर चाइल्ड। क्या क्या, फादर मदर चाइल्ड। फादर मतलब एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल, एम मदर, एम मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी मतलब करंट। आसान है ना, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, ये फोर्स हो गया मतलब चुंबकीय बल, मतलब यहां पे बल हो गया, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्लियर है क्या, तो बाएं हाथ का नियम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो क्या करेंगे भाई इसको लिखने के लिए, तो लिखने के लिए सिंपली ऐसा कहेंगे कि जब हमने इन तीनों उंगलियों को 90-90 डिग्री पर अरेंज कर लिया तो उस समय अगर मध्यमा दर्शा रही है किसको, विद्युत धारा की दिशा को, तो तर्जनी दर्शाएगी हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो हमारा अंगूठा है ना ये हमें बल को प्रदर्शित करके देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। क्या कहते हैं भाई इसको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी रखिए और आप अपने फिंगर्स को ऐसा करके देख भी सकते हैं। तो अब समझते हैं हम कि ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम था, इस पे आधारित क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो हमारे पास आती है विद्युत मोटर। ठीक, बहुत सारी चीजों में आपने ये विद्युत मोटर को देखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मतलब जैसे कि जितनी भी विद्युत धारा को ऐसा इनपुट लें और उसमें मैकेनिकल मतलब घूर्णी गति हो, घूमे कोई चीज, तो वो सब में क्या लगा होगा, मोटर लगा होगा। मतलब कैसे भाई, तो जैसे हम फैन की बात करते हैं, उसमें क्या करते हैं, आप इनपुट विद्युत धारा देते हैं और वो घूमता है। ठीक है, तो जो ग्राइंडर होता है उसमें भी सेम काम हो रहा है भाई, आप विद्युत धारा देते हैं और वो ग्राइंड करता है, मतलब वो घूमता है। मतलब क्या है, मोटर। मतलब ये क्या है, विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति है। घूर्णन युक्ति का मतलब क्या हो गया भाई, कि ये घुमाएगा। जो काम क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहां से कि मोटर का क्या काम होता है भाई, तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। आप विद्युत धारा देंगे और वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। कहां उपयोग होता है, तो विद्युत पंखे, रेफ्रिजरेटर, विद्युत मिक्सी, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, ये सब में इसकी जरूरत पड़ती ही है। ठीक है, मतलब जहां जहां भी घुमाना पड़ता है इसकी जरूरत पड़ती है। कुछ इस प्रकार से होता है वो, और ये कैसे काम करता है, किस प्रकार से इसमें विद्युत धारा देंगे तो किस प्रकार से घूमेगा, जरा हम इसकी बात कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये जो चैप्टर से ये इसकी वर्किंग पक्का है।
ठीक, या तो आपको मोटर या फिर आपको जनरेटर, दो चीजें आएंगी। जनरेटर क्या होता है, थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर देता हूं मैं जनरेटर को। जनरेटर का मतलब यह होता है कि आप उसको मैकेनिकल ऊर्जा दोगे, आप उसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे और वो आपको विद्युत ऊर्जा निकाल करके देगा। ठीक, यहां पर मतलब घूर्णी गति आप करेंगे उसमें और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, मोटर में आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, वो घूर्णी गति करेगा। क्योंकि हमने पढ़ लिया ना ये चीज कि भाई या तो आप मैग्नेट को रखिए और उसके पास में एक कॉइल रखिए और वो कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए तो मैग्नेट को विक्षेपित कर देगा, और मैग्नेट को अगर करेंगे तो कॉइल को विक्षेपित कर देगा। मतलब क्या है कि विद्युत धारा से चुंबकीय बल और चुंबकीय बल को परिवर्तित करके विद्युत धारा, ये दोनों प्राप्त की जा सकती है। ठीक, तो आइए जरा पहले देख लेते हैं हम इसको कि विद्युत मोटर किस तरीके से काम करता है और इनमें क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। तो देखिए, विद्युत मोटर में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है विभक्त वलय की, है ना, या इसी को दिक् परिवर्तक कहते हैं। जब हम डीसी करंट ले रहे होंगे किसी से, है ना, दिष्ट धारा में जब करंट ले रहे होंगे तो दिष्ट धारा में किस प्रकार से करंट लिया जा सकता है, दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दिष्ट की। दिष्ट का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक ही दिशा में, जो पॉजिटिव पे है वो पॉजिटिव पे, जो नेगेटिव पे है वो नेगेटिव पे। अगर आप बात करते हैं एसी की, प्रत्यावर्ती की, तो वो जैसे डीसी की बात करें, ये बिल्कुल ऐसा कांस्टेंट चलेगा, एक लोअर पोटेंशियल पे और एक हायर पोटेंशियल पे। अगर आप एसी की बात करेंगे तो ये इस तरीके से चलेगा, जो करंट हमारे घरों में सप्लाई होकर के आता है वो इस प्रकार से चलता है। इसी चैप्टर के आगे में अभी हमको ये पढ़ना भी है कि डीसी और एसी क्या होते हैं। अभी के लिए एक चीज देखते हैं कि ये जो दिक् परिवर्तक है, जो कम्यूटेटर है, ये किस प्रकार से बिहेव कर रहा है और इसका हमारे मोटर में क्या कार्य है। तो देखिए, हमने ऐसा एक साउथ पोल ले लिया और एक यहां पे नॉर्थ पोल ले लिया। ठीक है, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसा है, ये फिक्स है ना, ये परमानेंट मैग्नेट है। साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल कैसा है, ये एक परमानेंट मैग्नेट है। अच्छा, इस परमानेंट मैग्नेट के अंदर हमने एक ऐसा, ये आर्मेचर कहते हैं इसको, ये क्या कहलाएगा, ये आर्मेचर है। आर्मेचर का मतलब मैं समझा देता हूं, ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर है। आर्मेचर का मतलब क्या है, मुझे क्या चाहिए, कॉइल को मुझे चाहिए, जो वायर है उसको लपेटना पड़ेगा ना किसी चीज पर जब उसको घुमाना है तो मैंने ये एबीसीडी एक आर्मेचर लिया जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किस चीज का बना होता है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का मतलब जिसको ऐसा करेंगे टूट जाएगा। सॉफ्ट आयरन की कई सारी प्लेटों को एक साथ रख करके बनाई जाती है क्या, आर्मेचर। ठीक है, उसपे क्या करते हैं, आयरन के कोरों पे ले जाकर के कॉपर की वाइंडिंग कर दी जाती है। क्या करते हैं, उसपे कॉपर के तार को लपेट देते हैं। मतलब ऐसा हुआ कि ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। यहां पे मैंने एक तार की एक ऐसी कुंडली बनाई, इस कुंडली में जब मैं विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करूंगा तो ये विद्युत धारा जब जब प्रवाहित होगी ये क्या करेगा, यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और जो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो, और पहले से ही यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो, इन दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र के फल स्वरूप होगा ये कि ये जो कुंडली है ये घूमने लगेगी। तो ये कुंडली का घुमाव किस प्रकार से होगा, ये कैसे पता करेंगे। तो आइए देखते हैं हम जरा साउथ और नॉर्थ को रेक्टिफाई कर लेते हैं इसी प्रकार से जैसा यहां पर है। इसको नॉर्थ कर देता हूं, इसको साउथ कर देता हूं, ताकि घुमाव को मैं आपको प्रदर्शित कर पाऊंगा। होता कुछ नहीं, आप पलट भी सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर जो इसके अंदर बल रेखाएं होंगी वो ऐसी होंगी ना, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाके टर्मिनेट हो गई। ये हो गया है इसमें बल रेखाएं। ठीक, ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है ये चुंबकीय बल रेखाएं जो परमानेंट है। आपने यहां से जब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित करी, जब यहां से विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो जब विद्युत धारा यहां से प्रवाहित की जाएगी तो कुछ इस प्रकार से होगा कि यहां पर विद्युत धारा की दिशा जो है ये ऊपर की तरफ है, ए से बी की तरफ, और यहां पर सी से डी की तरफ। तो ये किधर घूमे, इसको घुमाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं। इसको घुमाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि हम लगाते हैं जो हमने अभी पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कैसे लगेगा भाई यहां पे, तो देखिए ये था फादर, ये था मदर, ये था चाइल्ड। तो चाइल्ड को पहले एडजस्ट करिए। चलिए, ये हो गई करंट की दिशा, देखिए बिल्कुल सेम, ए से बी की तरफ करंट की दिशा। ये जो दिख रहा है, ये जो दिशा है, ये देखिए नॉर्थ से साउथ के अनुदिश, मतलब ये चुंबकीय बल। तो ये वाला जो सरफेस होगा
ये जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये वाला जो सरफेस होगा ये किधर की तरफ चलेगा, ये वाला सरफेस अंदर की तरफ चलेगा और ये वाला सरफेस जो है ये बाहर की तरफ आएगा, मतलब ये ऐसा घूमने शुरू होगा। अच्छा, जब ये ऐसा पूरा घूम जाएगा, मतलब ए बी वाला जो सरफेस है वो अंदर की तरफ और सी डी वाला सरफेस मेरी तरफ, कुछ ऐसा है, ये घूमना शुरू होगा, ऐसा 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 घूमता हुआ अब इधर आ गया। जब ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, जरा देखिए, यहां पर लगा होता है ये कम्यूटेटर, ये जो कम्यूटेटर है जिसको हम कह रहे हैं ये वल है, ये आधा इधर से कटा हुआ और आधा ही इधर से कटा हुआ। यहां पर लगा देते हैं हम कार्बन की एक ब्रश, यहां पर भी लगा देंगे हम कार्बन की एक ब्रश, और इन दोनों को उठा के जोड़ देते हैं हमें किससे, बैटरी से। तो ये हमने जोड़ दी बैटरी से, ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। अब ये कम्यूटेटर को थोड़ा सा समझाता हूं, ये कम्यूटेटर को थोड़ा सा सीखते हैं। कम्यूटेटर का मेन काम क्या है, आप ये समझिए, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, ये है मेरा कार्बन ब्रश, ये भी है मेरा कार्बन ब्रश, और ये जो घूम रहा है ये देखिए ये रिक्त वाला है, मतलब ये कटा हुआ है बीच में से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और यहां पे नेगेटिव से। अब क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो एक बात समझिए, ये जो दिख रही है ये आर्मेचर है, ये जो कई प्लेटें दिख रही हैं आर्मेचर है, इस पे ये जो कॉइलिंग की गई है, एक तरफ आपको ब्लू और एक तरफ जो आपको रेड दिख रहा है, ये कॉइल्स, मतलब उस पे कॉपर के तार लपेट दिए। अब क्या किया हमने कि यहां से जब मैं बैटरी से इसको करंट दूंगा, इसको विद्युत धारा दूंगा, तो होगा ये कि अगर मैंने इसको ट्विस्ट कर देते ऐसे, तो ये जो घूमती तो मेरा पूरा तार लपेट देती ना। तो मतलब कुछ ऐसी चीज चाहिए कि धारा भी प्रवाहित हो और वो लपेटे में भी ना आए। तो ऐसा किया, ऐसे कार्बन की ब्रश, और यहां पे मैंने क्या रख दिया, ये शाफ्ट को, है ना, ये कम्यूटेटर है ना, विभक्त बल है, ये ऐसा घूम रहा है। ये देखिए, ये घूमते चले जा रहा है, घूमते चले जा रहा है, घूमते चले जा रहा है, और यहां पर कुछ नहीं हो रहा, मतलब ये लपेट नहीं रहा ना, धारा इसे टच में आ गई तो धारा तो प्रवाहित होगी। तो देखिए ये धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन उसको लपेट नहीं पा रहा। तो मतलब ये होता है मेनली कम्यूटेटर का काम, ये क्या करता है, दिशा को परिवर्तित करते रहता है। अब समझिए, ये जो कम्यूटेटर है ये इस तरीके से इससे जुड़ा है, और ये वाला जो पोर्शन है इससे जुड़ा है। अभी ये काम कर लेता हूं, इसको मैं नाम करता हूं D1, इस ब्रश को कह देता हूं मैं B1, इस कम्यूटेटर को कह देता हूं मैं D2, और ये ब्रश को कह देता हूं B2। तो अभी आप इसमें अगर धारा की दिशा देखेंगे तो धारा की दिशा कैसी चल रही है, इस पॉजिटिव से निकला, मतलब यहां पर B1, सबसे पहले B1, फिर किस में गया, ये D1 में, फिर D1 से कहां गया, ये ऊपर A B C D होता हुआ D2 तक। तो मतलब इसके बाद ये कहां चला गया, A B C D, फिर इसके बाद ये कहां चला जाएगा, तो ये देखिए ये चला गया D2 में, और D2 से B2 में, फिर D2 और B2, और वापस आ गया अपनी बैटरी पे, मतलब यहां से निकला और वापस अपनी जगह पे आ गया। घुमा कैसा, तो AB अंदर गया और CD बाहर की तरफ आ गया। अब क्या होगा, जब ये आधा चल चुका होगा, क्या होगा, जब ये आधा चल चुका होगा, तो जब ये आधा चल चुका होगा तो देखिए क्या करेंगे हम, इसको जो इधर लिख लेते हैं B1 D1 A B C D, और ये जो है ये वापस चला जाएगा D2 B2 में। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम बना लेते हैं अपना दूसरा सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट क्या होगा भाई, तो सिमिलर, वही साउथ और नॉर्थ, ये मैग्नेट तो चेंज नहीं होने वाले, ये जो मैग्नेट हैं ये तो वैसे ही रहेंगे, ये तो फिक्स ही है ना, ये कभी बदलने वाले नहीं है। मतलब ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था, एज इट इज। इसके बीच में हमारी जो आर्मेचर बनी थी वो आर्मेचर भी ऐसी ही रहेगी। आर्मेचर में एक परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन देखिए किस प्रकार से होगा। ये परिवर्तन ऐसा हो गया कि ये आर्मेचर जो ए बी था वो राइट साइड में और जो सी डी था वो लेफ्ट में, ये ऐसा था ना, ऐसा था, अब ये पलट करके ऐसा आ गया। तो मतलब क्या हो गया, सी डी यहां आ गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब नीचे चलते, नीचे देखते कम्यूटेटर में क्या चेंज हुआ। तो कम्यूटेटर में D1 जो था, जो D1 था वो चला जाएगा अब B2 के पास। ये इसके साथ कनेक्टेड था ना D1, ये इसके साथ कनेक्टेड था D1, ये मेरा D1 है, और इसको घिस कौन सी ब्रश रही है, तो इसको घिस रही है B2। यहां पर जो कम्यूटेटर है ये कौन सा कम्यूटेटर है, ये आ गया D2, और इसको घिस कौन रहा है, इसको घिस रहा था मेरा B1 ब्रश। ये वापस से वैसी जुड़ी है बैटरी के साथ में, ये देखिए, अर्थात इसमें भी जब धारा की दिशा देखेंगे तो ये ऐसी ही होकर के जाएगी, ये ऐसी ही जा रही है ना। तो यहां पे धारा की दिशा बनाता हूं मैं, धारा की दिशा यहां पर बना के देखिए, और ये रही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अभी भी ऐसे ही चल रहा है, क्या B1, लेकिन यहां आ गया D2, है ना, यहां B1 D1 था, यहां आ गया क्या, B1 D2 आ गया, है ना, क्योंकि वो CD वाला फेस लेफ्ट में आ चुका है और AB वाला राइट में जा चुका है। तो ये हो गया। इसके बाद कहां चलेगा करंट, तो ये चलेगा DCBA, ये DCBA।
अब वापस किस पे पहुंच गया, ये D1 पे पहुंच गया, D1 से अब ये किस में जाएगा, ये B2 में जाएगा, B2 से वापस बैटरी में, तो फिर यहां कहां चला गया, ये चला गया D1 B2 और चला गया बैटरी में। मतलब क्या हुआ, अभी भी इसमें करंट क्या, अब फिर से वही लगाते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड रूल, तो ये क्या होगा, करंट ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, तो ये CD वाला फेस अंदर, ये CD वाला फेस अंदर, तो ये AB वाला फेस बाहर, CD वाला फेस अंदर जाएगा तो AB वाला फेस किधर आएगा, AB वाला जो फेस है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, ये चला गया अंदर, ये आ जाएगा हमारा बाहर। क्लियर होगा आई थिंक। मतलब क्या हुआ कि यहां पर हर बार ये कम्यूटेटर ने क्या किया, जब मैंने जो धारा दी थी उस धारा के अकॉर्डिंगली हर बार जो लेफ्ट में आएगा, जो भी लेफ्ट में आए, AB आए या CD आए, AB आए या CD आए, जो भी लेफ्ट में आएगा उसमें धारा किधर चलेगी, ऊपर की तरफ। जब धारा ऊपर की तरफ चलेगी, ये मैग्नेट पहले से ही फिक्स है, तो मतलब जो लेफ्ट में आएगा वो अंदर चलेगा, जो राइट में आएगा वो बाहर चलेगा, मतलब ऐसा घूमेंगे। आधा रोटेशन इसने तय किया, आधा रोटेशन इसने। अब अगला फेस क्या होगा, ये AB लेफ्ट में आ जाए, CD राइट में चले जाए, तो यहां आ गए। मतलब इसी कारण से ये बार बार क्या होता रहेगा, ये घूमता रहेगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मोटर। हमने यहां पे विद्युत धारा दी और इसके बाद इसमें से घूर्णी गति हमने प्राप्त कर ली। हमने क्या किया, इसको विद्युत धारा दिया और इससे घूर्णी गति हमने प्राप्त किया। क्लियर होगा आई थिंक। चलिए, इसको आप चाहेंगे तो इसको भी स्क्रीनशॉट में रख सकते हैं और यही आपको वर्किंग में पूरा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना होता है ना। हमें अभ्यास प्रश्नों में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे हम इसको दोबारा से इसको रिवाइज भी करेंगे, वहां पे और एक्सप्लेन भी करेंगे, इसकी वर्किंग को भी समझेंगे, ठीक है। यहां पर क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है। जो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि भाई विद्युत धारा यहां से यहां गई, फिर ये DCBA होती हुई आई, फिर D1 B2 में आई, जिसके कारण क्या हुआ कि CD वाला फेस अंदर गया और AB वाला बाहर आया। चलिए, तो अब बढ़ता हूं मैं हमारे मोटर के बाद एक नए तरफ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की ओर। प्रेरण क्या होता है भाई, ये इंडक्शन। प्रेरण क्या होता है, प्रेरण मतलब किसी से प्रेरित होना। प्रेरित होने का क्या मतलब है, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस आना, किसी का प्रभाव आना, ठीक है। तो यहां किसका प्रभाव आएगा, तो विद्युत चुंबकीय, मतलब विद्युत और चुंबक होंगे, है ना, जिनकी वजह से क्या होगा कि जब कभी भी मैं एक कुंडली में, ये रही मेरी कुंडली, ठीक, परिनालिका, सोलेनॉइड, इसके अंदर जब मैं एक चुंबक को आगे पीछे करूंगा, आगे पीछे करने से क्या हो रहा है भाई, तो इसके परिता ये जो चुंबकीय बल रेखाएं थी, ये चुंबक की, ये कॉइल की नहीं, ये चुंबक की। मैं यहां बनाता हूं, देखिए, ये हो गई मेरी चुंबक, ये हो गया मेरा साउथ और ये हो गया नॉर्थ। यहां से ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, ये जो बल रेखाएं ऐसी निकल रही हैं, अगर मैंने यहां पे रखे एक कॉइल के पास में, मैं क्या करूंगा, इसको जब करीब ले जाऊंगा तो ये ज्यादा बल रेखाएं इसके अंदर आएंगी, और जब दूर जाऊंगा तो बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो रहा है, जब पास ले जा रहा हूं तो बल रेखाओं की संख्या इसमें लिंक ज्यादा हो रही है, दूर ले जा रहा हूं तो कम हो रही है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया था किन्होंने, माइकल फैराडे ने, और उनके हिसाब से यह कहना था कि किसी गतिशील चुंबक का उपयोग करके विद्युत धारा उत्पन्न किया जा सकता है। गतिशील चुंबक का उपयोग करके मतलब क्या, तो एक चीज समझेंगे, हमारे पास में हमने जो सोलेनॉइड बनाई थी वो सोलेनॉइड है, ये हो गई मेरी मैग्नेट और ये हो गई मेरी सोलेनॉइड। अब क्या कर रहा हूं मैं, जब इस मैग्नेट को इसके करीब लाऊंगा तो इसमें विद्युत, इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं वो इसमें लिंक हो जाएंगी। जब मैं इसको दूर ले जाऊंगा तो इसका प्रभाव इस पे कम हो जाएगा। हो क्या रहा है यहां पे, जब ये करीब आ रहा है ना, जब ये करीब आ रहा है तो इसके आवेशों को एक तरफ क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा, और जब ये दूर जाएगा तो वापस से आवेश अपनी जगह पे आ जाएंगे। मतलब इसके अंदर आवेशों का क्या हो गया, प्रवाह हो गया ना, शिफ्ट हो गया ना, ठीक है। इसको जैसे पास लाया, मान लो इसके जो आवेश है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इधर ज्यादा एकत्रित हो गए, इधर कम एकत्रित हो गए। थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, जब इसको पास ले आ रहे तो इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो मतलब इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, तो आवेश शिफ्ट हो गए ना। जब इसको दूर करूंगा तो वापस से आवेश अपनी जगह पे आ गया। मतलब क्या, आवेश परिवर्तित, प्रवाहित हुए, तो इसके जरिए यहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। यही माइकल फैराडे ने भी कहा था। उनका क्या कहना था, कुछ इस प्रकार समझ लीजिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इसको यूज करूं कि इधर से बल लगा तो क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गए, ऐसा है ना, ये कंप्रेस हो गए, और जैसे ही बल हटा वापस अपनी जगह पे, जैसे ही बल लगा कंप्रेस हुए, जैसे ही वापस अपनी जगह पे। मतलब क्या हुआ, आवेश इसके अंदर चल रहा है, मतलब फिजिकली ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस नहीं होगी, इसके अंदर आवेश एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा कि अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ऐसा
ये मेरा चालक है ना, जो स्प्रिंग जो बनाई है मैंने सोलेनॉइड, ये इसके पास में जब मैं मैग्नेट लेकर के आता हूं तो जो इसके आवेश थे वो इधर साइड में ज्यादा एकत्रित होने लगे, मतलब शिफ्ट होने लगे। क्यों? क्योंकि यहां से बल आरोपित हो रहा है। अब जब ये दूर जाएगा तो इस पे कोई बल नहीं आरोपित हो रहा, तो ये क्या करेंगे, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये क्या होंगे, ये जो इधर गए थे वो वापस अपनी जगह पे आ गए, यानी आवेशों का परिवर्तन हुआ, आवेश चले। तो जब भी आवेश चलेंगे तो इन दोनों के अक्रॉस जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, यूं कह लूं विभवांतर। क्या जनरेट हो जाएगा, विभवांतर। जब इस दोनों एंड के परितः जब विभवांतर जनरेट होगा तो मुझे पता है जब भी विभवांतर जनरेट होगा और वो चालक है तो उसमें से धारा प्रवाहित होगा। ओम का नियम यही कहता है कि जब भी विभवांतर होगा उसमें से धारा प्रवाहित होगा। तो फैराडे ने यह बताया कि जब भी आप ऐसे एक दूसरे के सापेक्ष मोशन करोगे, ये दिख रहा है, ये सापेक्ष हो रहा है, मतलब उसे आगे पीछे करोगे, यानी कॉइल के अंदर, कुंडली के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होगी तो इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो चलिए विद्युत धारा हो गई यहां पे प्रवाहित। अब विद्युत धारा प्रवाहित हो गई तो क्या करेंगे भाई, तो अब फिर से समझते हैं हम इसको कि जिस तरीके से मैंने आपको अभी बनवाया था, क्या मोटर में क्या किया था, विद्युत धारा दी थी और उसको घुमाया था, है ना, हमने इनपुट विद्युत धारा दी थी और वो घूमने लग गया था। अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे जनरेटर। अब क्या करेंगे भाई, हम घुमाते हैं ना, अब वो विद्युत धारा देगी। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा जनरेटर, है ना। जनरेटर में क्या होता है भाई, एक डीजल इंजन लगा देते हैं अलग से। वो डीजल इंजन का काम क्या होता है कि उस जनरेटर को घुमाए, है ना, जो अरेंजमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं इसको घुमाए, घूमेगा विद्युत धारा मिलेगी। सिर्फ उसी में नहीं, जैसे मान लो पवन चक्की की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, वो ब्लेड्स घूमती हैं, वो घूम रही हैं, उसी घुमाव को हम ले आकर के देते हैं किसको, जनरेटर को, वो जनरेटर घूमने लगता है। ठीक है, तो वहां से मेरे को विद्युत धारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आगे कि किस तरीके से इसको हम देखेंगे कि किसी चीज से विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो उसको नापेंगे कैसे, किस प्रकार से नापेंगे। तो इसके लिए प्रयोग होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक्चुअली क्या होता है कि इसका निडल अगर आप देखते हैं तो ये बीचों बीच में, अगर धारा क्लॉकवाइज परिवर्तित होगी तो इधर भी चलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो इधर भी चलेगा, मतलब दोनों ही तरफ ये मेजरमेंट हमको दे देता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, धारा की उपस्थिति को बताता है कि धारा किधर से चल रही है। क्योंकि हम अभी आगे में करेंगे इस प्रकार से कि भाई एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, ठीक है ना, तो वहां पे भी ये चीज काम आएगी, उसी से पता चल पाएगा कि किस वजह से एसी चल रही है, किस वजह से डीसी चल रही है। आइए जरा हम देखते हैं इस अरेंजमेंट को जिसको हम कहते हैं विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये क्या होता है भाई, तो ये सिंपली वही चीज है, देखिए जिस गैल्वेनोमीटर की बात की थी ये लगी है गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। आइए तो देखते हैं हम ये किस तरीके से काम करता है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये भाई सिंपल सी बात, फिर से क्या करना था आपको, ये मैग्नेट रखा हुआ है ना, ये मैग्नेट रखा हुआ है, यहां से फील्ड लाइंस जा रही हैं, इन फील्ड लाइंस में आपने क्या करी थी, आर्मेचर रखा हुआ था। अब वहां पे हम विद्युत धारा दे रहे थे जिसके कारण आर्मेचर घूम रहा था। अब यहां पे मैं क्या करूं, इस आर्मेचर को घुमा रहा हूं, इस आर्मेचर को क्या कर रहे, घुमा रहे, और घुमाते समय भी एक नया चेंज लाए। वहां पे एक ही था ऐसा डी, जिसको ऐसे दो तरफ से ऐसा काट के रखा था दोनों वलयों को। यहां पर जो वलय हैं वो दोनों अलग अलग हो गए, मतलब दो स्लिप रिंग्स हो गई अलग अलग। ठीक है, मतलब इससे क्या हो गया, तो आइए देखते हैं कि यहां पे क्या डिफरेंशिएट हो गया। यहां पर भी फिर से वही एक डायग्राम प्लॉट करता हूं मैं। ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल और यहां पे हो जाएगा साउथ पोल। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्थ पोल और एक हो जाएगा हमारा साउथ पोल। ठीक, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या काम करेंगे, जरा हम इनकी बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ पोल वही परमानेंट अपना मैग्नेटिक फील्ड इसमें से यहां तक भेज रहा है, ठीक है, और चूंकि ये क्या है, जनरेटर है, क्या है ये, जनरेटर है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो एक यहां पे चलिए यहां पे एक हैंडल लगा देते हैं, ये क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे। अच्छा, अब क्या करें, तो यहां पर एक रिंग यहां पहना दिया और एक रिंग यहां पहना दिया। इस रिंग को एक अलग ब्रश से ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस रिंग को एक अलग ब्रश से ऐसे कनेक्ट कर दिया, और यहां पे जो लगाया वो लगा दिया गैल्वेनोमीटर, मतलब ये दोनों तरफ की सूचना देगा। आइए फिर से नेमिंग कर देता हूं इसको, ए बी सी डी, ये क्या है, वही आर्मेचर। अच्छा, ये स्लिप रिंग 1 कह देता हूं, इसको ब्रश 1 कह लेता हूं, ये स्लिप रिंग 2 कह लेता हूं, इसको ब्रश 2 कह लेता हूं। ये जो ब्रशेस कह रहा हूं वो कार्बन की इसलिए बनाई जाती है ताकि ये कंडक्शन भी करता है
और कार्बन जो ग्रेफाइट एक्चुअली होता है वो स्नेहक के रूप में भी यूज होता है। स्नेहक क्या होता है भाई? जो चिकनाहट उपलब्ध कराए, मतलब यहां घिसना नहीं चाहिए ना, तो इसलिए इसी को यूज करते हैं कार्बन ब्रश को। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप सिंपली अगर इसमें देखते हैं तो फील्ड लाइंस जो है ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। अब यहां पर फिर से वही काम करना है कि बल अब हम खुद लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर एक नया नियम काम करता है, दाहिने हाथ का नियम। कौन सा? दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम क्या बताता है? जो चीज पहले थी वही चीज अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा बदल गया। क्या बदल गया भाई? कि यहां पे ये जो धारा है ना, यहां पर ये जो धारा है ये हम दे नहीं रहे। ये धारा कैसा होगा? इंड्यूस्ड करंट होगा, प्रेरित धारा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? प्रेरित धारा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी भी निर्देशित करेगी, और ये किसको निर्देशित करेगी? मोशन को, गति को, किधर घूम रहा है। ठीक है, जहां पे बल की बात करते हैं वही मोशन को, गति को निर्देशित करेगी, किधर घूम रहा है। तो आइए जरा इसमें हम लगा करके देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, चूंकि हमें धारा यहां से मिलने वाली है तो घुमाव हम बताएंगे। तो हमने बता दिया कि भैया ये जो है ए बी वाला फेस अंदर चल रहा है और सी डी वाला फेस बाहर आ रहा है। अब लगाते हैं ना, तो ये क्या हो गया भाई? ये करंट मुझे पता करनी है, ये जो है ये मुझे पता है, मतलब ये अंदर जा रहा है और ये इधर की तरफ। ये किधर? ये ए बी वाला फेस अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट किधर आएगा? लेफ्ट वाले आर्म में, ये नीचे की तरफ आएगा। मतलब करंट की जो दिशा है ये क्या हो गई? ऐसी हो गई। तो एक जगह दिशा मिली तो ये तो सब बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, इसमें से होता हुआ ये वापस यहां आ गया। मतलब अगर इसके लिए लिखूं कि अगर इसको अंदर की तरफ ले चलते हैं, ए बी किधर जा रहा है? ए बी जो है वो इनसाइड, ए बी जो है वो इनसाइड जा रही है। तो फिर धारा की दिशा कैसी बन गई? तो धारा की दिशा जो बन गई, चलिए यहां से लिख लेता हूं मैं, S1 B1, ये S1 पे आई, ये रिंग पे, इससे B1 पे गई, फिर इसके बाद गैल्वेनोमीटर में राइट हैंडेड ऐसी शिफ्ट होती हुई चली गई। फिर क्या हुई? फिर ये घुसती हुई किधर आ गई भाई? ये आ गई B2 में, B2 से किस में? S2 में, और S2 में जब आ गई तो ये चली गई DCBA। क्या? DCBA, ये आ गई भाई, ये हो गई कंप्लीट सर्किट। ठीक, अब दूसरा केस बनाता हूं। दूसरा केस क्या होगा भाई कि जब मैं इस हैंडल को ऐसा पकड़ करके अब क्या कर दूं? CD को लेफ्ट और AB को राइट। तो आइए इसके लिए भी बना लेते हैं। यहां पर फिर से वही दो ये अपने बार मैग्नेट, और दोनों बार मैग्नेट्स के लिए, सॉरी बार मैग्नेट नहीं, ये है, ये दोनों जो है ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हॉर्सशू टाइप के हैं, है ना। तो अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसके अंदर ABCD, फिर से वही आर्मेचर, ABCD फिर से क्या लगा दिया मैंने? आर्मेचर। लेकिन अब रिंग में देखिएगा क्या होगा। अब ये जो AB था, इसका जो छोटा सा रिंग था, ये छोटा वाला रिंग को देखता हूं मैं, ये AB चला गया राइट साइड में, तो इसको छोटा कर देते हैं। ये हो गया मेरा AB, ये कौन है मेरा? ये AB, और ये CD लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके। और इससे जो था वो ब्रशेस को देखेंगे तो ये जो छोटे वाले से था वो B1 था, तो यहां पर B1 ही होगा, ये अभी भी B1 को ही घिसेगा। और ये जो था राइट हैंड साइड में, मतलब ये जिसको हमने B2 कहा था, ये इसी को घिसेगा। अब यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाता हूं। अब जरा यहां पे देखते हैं अब हुआ क्या। तो भाई यहां पे सिंपली ये हो रहा है कि फील्ड लाइंस फिर से वैसे ही चल रही है। ये मेरा S1 है और ये मेरा S2 है। जब हमने बात करी थी अभी कम्यूटेटर वाले में, जब ऐसा कट लगा था तो जो लेफ्ट था उसको कार्बन रस घिसने लग रहा था। अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या हो रहा है? S1 को ही B1 घिसेगा, S2 को ही B2 घिसेगा, चाहे वो AB लेफ्ट में हो या फिर AB राइट साइड में आ जाए। तो अब क्या होगा भाई? तो फिर से चलते हैं ना, वही नियम लगाते हैं। क्या? इसको अंदर भेजूंगा और इसको बाहर ले आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये है जनरेटर, बल लगाने का काम घुमाने का मेरा है। तो फिर से वही लगाते हैं। क्या होगा? ये इधर गया, CD अंदर की तरफ गया, तो करंट किधर? नीचे की तरफ। तो करंट इसमें किधर आ गया? नीचे। ये आ गया तो ये फिर सारे दिशाएं लग जाएंगी। ये S1 के थ्रू इसमें आएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये S1 के थ्रू इसमें आएगा, फिर इसके बाद ये क्या होगा? ये अंदर ही अंदर किस पे आ गया? S2 पे आ गया, S2 से B2, B2 से इसमें ये वापस से होकर के ये B1, और B1 किससे कनेक्टेड है? S1 से। ये देखिए ये यहां से कनेक्टेड है, ये इसमें जाएगा। और ये जो रेड से मैं शो कर रहा हूं, ये जो है, इसको चलिए अलग कलर ले लेते हैं। ये जो आ रहा है ये रिंग के अंदर अंदर ही आ गया, ये रिंग के अंदर अंदर ही आ गया, ये ऐसा गया हुआ।
ठीक है, तो चलिए इससे क्या समझ में आता है कि ये जो है ये रिंग के अंदर अंदर आया और ये चला गया इसमें, तो इसकी भी दिशा लिखे, तो यहां पर गैल्वेनोमीटर की दिशा ये है। फिर से वहीं से शुरू कर लेता हूं, तो ये कहां से चला, पहले यह S2B2, ये क्या हुआ S2B2, फिर गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, फिर इसके बाद ये कहां गया, तो ये चला गया B1S1, ये चला गया B1S1, ये B1 से ये S1 में आया और S1 से गया AB पे, तो ये चला गया किस पे, ABCD होता हुआ वापस आ गया। तो इस तरीके से ये क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है ना। तो अभी आप देखेंगे कि इस वाले फेस में बात करें तो ये राइट हैंड साइड पे गैल्वेनोमीटर दिखा रहा है और इस पे बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा है। अर्थात ये हो क्या रहा है यहां पे, तो आप देखिए कि ये प्रत्यावर्ती हो गया ना। प्रत्यावर्ती का मतलब क्या, एक बार वो क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एक बार देखिए धारा की दिशा ऐसी है, एक बार धारा की दिशा ऐसी है। मतलब इसमें अगर हम यहां से गैल्वेनोमीटर इसीलिए प्रयोग में ला रहे थे, एक बार क्या रहा, इधर चलेगा, एक बार इधर चलेगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा। मतलब ये जो धारा है ये दिष्ट नहीं है, यहां पे जो प्राप्त हो रही धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा है। अच्छा, तो देखते हैं हम आगे कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा होती है उसमें अंतर क्या है था। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मतलब होता है कि ये अगर एक्सिस अगर धारा को और ये अगर समय के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है। मतलब क्या है, प्रत्यावर्ती पलट रही है, उल्टा हो रही है। ये हर समय इसकी जो दिशा है वो बदल रही है। यहां पे दिशा इधर थी, यहां पे दिशा इधर था, यहां पे दिशा इधर है, यहां पे दिशा बात करें तो इधर है, यहां पे ये है, ये मतलब क्या हो रहा है, दिशा हर समय हर सेकंड दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। और बदलते हुए ये जितना ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रही होता है ना, ये नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, इसलिए इसको प्रत्यावर्ती कहते हैं। वही दिष्ट धारा में क्या हो रहा था, ये ऐसा, ये गई मैक्सिमम पे गई, फिर वापस आ गई, ये गई मैक्सिमम गई, वापस आ गई। तो अगर इसके पिक पिक पॉइंट्स को अगर हम मिला लें, ये टॉप पॉइंट्स को, इसके टॉप पॉइंट्स को, तो ये क्या बना रही है भाई, ये दिष्ट धारा हो गई। मतलब इसके नीचे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ नहीं मिल रही, इसलिए इसको दिष्ट धारा कहते हैं। मतलब ये हमेशा लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये किस पे, लोअर पोटेंशियल पे हो जाएगा, ये निम्न विभव पर हो जाएगा, और जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये हमेशा उच्च विभव पे हो जाएगा, इसीलिए इसको दिष्ट कहते हैं और इसको प्रत्यावर्ती कहते हैं। यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में से खतरनाक कौन सा है, ज्यादा नुकसानदायक कौन सा है, दिष्ट के प्रत्यावर्ती। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दिष्ट धारा, ये कौन सा, दिष्ट धारा जो है ये हमको ज्यादा दिक्कत करता है भाई, है ना। दिष्ट में थोड़ा सा चेंज करोगे तो समझ में भी आ जाएगा, क्या दिष्ट हटा के ऊ लगा दो भाई, है ना, क्या दुष्ट धारा, है ना। मतलब कि भाई ये बड़ी दिक्कत करता है। क्या होगा जरा समझिए, जब एसी है ना, जब ये ऊपर नीचे चल रहा है, तो एक बात समझते हैं, हमने गलती से, हमको झटका लगे, हमने गलती से टच कर लिया, है ना, कहीं से भी गलती से भी अगर हो गया तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी होगी या तो वो नेगेटिव पे होगी या पॉजिटिव पे होगी, किसी पे एक पे हो। ये कैसा आ रहा है, एक बार ये पॉजिटिव हो गया, एक बार नेगेटिव। जैसे दो तार ऐसे आ रहे हैं, एक ये लाइव वाला वायर आ रहा है और एक दूसरा जो नेगेटिव वाला वायर है, दोनों में से कोई सा भी एक मेरे से टच हो गया, मैंने कोई सा भी टच कर लिया, होगा क्या, एक बार ये पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव। अच्छा, जब वो तार नेगेटिव हो और मैं पॉजिटिव हूं, मतलब विजातीय होगा, तो अट्रैक्शन करेगा, मतलब वो करंट अपने को पास बुलाएगा, है ना, आओ गले मिलो। और जैसे ही वो और मैं सजातीय हो गए, मतलब वो भी प्लस पे मैं भी प्लस पे, तो क्या करेगा, मेरे को दूर धकेल देगा भाई, हटा देगा वहां से। मतलब जब जब विजातीय होगा तो अट्रैक्ट किया और सजातीय हो तो दूर हो गया। तो भाई ऐसा तो तय है ना, एक बार सजातीय एक बार विजातीय होगा ही। अच्छा, मैं अगर नेगेटिव पे भी हो गया और वो पॉजिटिव है तो उसने गले मिलाया, और दूसरे समय जब वो भी नेगेटिव पे आया तो मेरे को बाहर कर दिया, तो मैं बच गया। इसमें गलती से भी उच्च विभव वाले को मैंने पकड़ लिया और मैं हूं निम्न विभव पे, है ना, तो ये गले मिला लेगा, ठीक है। और कब तक, जब तक आप जीवित हो तब तक, मतलब आपको फिनिश, ठीक है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये ज्यादा खतरनाक है, इससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना होता है। मतलब एक और चीज, कई बार को लोग कहते हैं हमारे तो जो सेल है हम तो उससे करते करंट नहीं लगता है, और जैसे हम स्विच बोर्ड वाले में से करते तो लगता है। तो आप समझिए ना, जो आपके पास में सेल होता है, जो बैटरी होती है, उसमें कितना होता है, उसमें मुश्किल से 1.5 वोल्ट होता है। और जो एसी डोमेस्टिक सप्लाई जो हमारे घरों में चल करके आती है वो होता है 220 वोल्ट से 440 वोल्ट। ये बहुत हाई है इसके कंपैरिजन में, देख लीजिए।
तो इसलिए आपको एसी लगता है ज्यादा खतरनाक है, डीसी कम, लेकिन वास्तविकता क्या है, इसी रेंज की अगर डीसी हो ना तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है। इसीलिए जब हम डोमेस्टिक सप्लाई में जब हम देते हैं करंट को प्रवाहित करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एसी में ही करते हैं, डीसी में नहीं। डीसी में बहुत हैवी करेंगे वो खतरनाक हो जाएगी भाई, ये याद रखेंगे ये शब्द को, ठीक है। दूसरा क्या भाई कि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घर में आती है उसकी क्या होती है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। आवृत्ति समझते हैं ना कि मतलब ये 1 सेकेंड में ये 50 टाइम्स ऊपर और 50 टाइम्स नीचे आ जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली इस तरीके से चलता जाएगा, एक वेव कंप्लीट कर लेगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये क्या है, हमारे इंडियन मतलब हमारे जो घरेलू जो हमें घरों में जो सप्लाई आता है उसका मेजरमेंट है भाई। तो एसी और डीसी क्या है, एसी जो बार बार बदलेगा, डीसी जो नहीं बदलेगा। कैसे याद करेंगे, तो एक बात ध्यान रखिए, वो जो कम्यूटेटर लगाता है ना 2 पार्ट, वो हमेशा ही एक ही तरफ से करंट पास कर रहा था, वो डीसी था। एसी क्या, 2 अलग अलग वलय लगे थे, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको कहते क्या है भाई डीसी को, तो डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, इसलिए उसको एसी कहते हैं। ए फॉर ऑल्टरनेटिंग और डी फॉर डायरेक्ट, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कि भाई हमारे घरों में जो स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें 2 तार तो समझ में आए कि एक पॉजिटिव मतलब एक उच्च विभव पे, एक निम्न विभव पे। वो तीसरा वाला क्या होता है, जैसे आपने ऐसा प्लग देखा होगा ना, ऐसा एक प्लग कि भाई ऐसा ऐसा इस तरीके से आपने एक प्लग देखा होगा, इसमें 2 पॉइंट्स यहां बने होते हैं और एक मोटा सा पॉइंटर यहां बना होता है। तो ये तीसरा वाला ये पॉइंट किस काम के लिए, ये तो मान लिया एक लाइव हो गया, मतलब जैसे विद्युत धारा आएगी, है ना। एक ये हो गया जो सर्किट कंप्लीट करने के लिए वापस जाएगी। ये तीसरा वाला पॉइंट क्या है, तो इसी को कहते हैं हम क्या, अर्थ वायर। ये इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है, उसका बैक पोर्शन खोल के देखेंगे तो एक तो हो जाता है हमारा क्या भाई फेज लाइव वायर, और एक जो हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई जो न्यूट्रल वायर है ना, जो उसको नेगेटिव कहते हैं। और तीसरा जो है वो अर्थ वायर है। अर्थ वायर का मतलब क्या है, अर्थ वायर का मतलब ऐसा है कि इस वायर को हम घर में अंडर मतलब ग्राउंडेड कर देते। ग्राउंडेड मतलब क्या भाई, पृथ्वी को दे देते। क्यों पृथ्वीकृत कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की जो विभव होती है, पृथ्वी की विभव जो होती है वो कितना होगी भाई, वो 0 होती है। क्या होगी, 0। और हमें पता है कि जो करंट चलता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है, चलेगा भाई। तो हमेशा पृथ्वी की तरफ धारा प्रवाहित होगी, और धारा कौन सा रास्ता चुनेगी, जिसका प्रतिरोध क्या हो, कम हो। प्रतिरोध जिसका कम होगा उसी रास्ते से जाएगी। तो ऐसा क्यों करते भाई, तो इसका करने का कारण समझिए। समटाइम्स ऐसा आप समझ लीजिए, हमने जो आयरन होता है ना, जो हम यूज करते हैं भाई कपड़े को आयरन करने के लिए, कपड़े को सीधा करने के लिए, इस तरीके से। इसमें देखिए 2 पॉइंटर वाले कभी भी यूज नहीं करें, तीनों पॉइंटर्स ले चले। 2 पॉइंटर्स मतलब एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चला गया। तीसरा वायर क्या करते हैं, तो तीसरा वायर ऐसे इसकी बॉडी से टच करा करके खुला छोड़ देते, और ये चला जाता है हमारा ये जो स्विच बोर्ड था ना, इसके ये इस वाले टर्मिनल पे। एक तो ये चला जाएगा पॉजिटिव पे, एक चला जाएगा इसके नेगेटिव पे। ये तीसरा वाला जो है ये चला जाएगा अर्थ में। ऐसा सिंबल होता है ग्राउंड करने का। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए, मैंने इसको छू दिया, मैं छूंगा और गलती से भी इसमें करंट फैला होगा, तो ये पूरा का पूरा करंट मेरी बॉडी से होती हुई कहां जाएगी, अर्थ में। तो मुझे झटका लग सकता है। लेकिन अगर इसकी बॉडी से मैंने एक वायर ऐसे टच कराया और इसको ग्राउंड कर दिया, तो पृथ्वी का विभव कितना है, 0 है। और जो तार होगा उसका प्रतिरोध मेरी बॉडी के प्रतिरोध से तो कम ही होगा ना, तार का प्रतिरोध ऑब्वियसली कम होगा। तो ये विद्युत धारा मैंने यहां से छू भी दिया, इसमें करंट फैला हुआ है, इसमें करंट फैला हुआ है, तो ये करंट मेरी बॉडी से ना जाकर कहां से जाएगा, ये जो हमने तार यहां पे इस्तेमाल किया है, इस तार से होता हुआ ये कहां चला जाएगा, अर्थ में। ये चला जाएगा ग्राउंड में, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हमें करंट का झटका नहीं लगेगा, हम बच जाएंगे, ठीक। अब ये जो ग्राउंडेड करते हैं, तो आपने देखा होगा कॉपर का एक प्लेट ले लेते हैं और उसको जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके दबा दिया जाता है ना। या जनरली क्या करते हैं, जब बिल्डिंग्स बन रही होती है, जब वायरिंग करने वाले आते हैं, तो जो पिलर्स होता है, पिलर में भी रॉड डली होती है, उसी के आसपास में कहीं ले जाकर के ट्विस्ट कर देते हैं। इससे यह होता है कि कहीं भी लीकेज करंट हुई तो वो हमारी बॉडी से ना होकर के कम प्रतिरोधकता के जो चालक तार होंगे इसके जरिए चले जाए। इसीलिए यह वाला पॉइंटर बनाया जाता है। जनरली देखा होगा
2 पिन का भी आता है प्लग और 3 पिन का भी आता है। तो 2 पिन और 3 पिन में क्या डिफरेंस एक्चुअली? तो जब भी कोई हैवी गैजेट्स या जहां पे इलेक्ट्रिकल झटके लगने के चांसेस होंगे वो सब 3 पिन आते हैं। जैसे आप देख लो, आपका जो आयरन आता है वो 3 पिन में ही आता है। इसके बाद अपन अगर बात करते हैं जनरली, जैसे कूलर्स की बात करें उसमें भी 3 पिन में, क्योंकि उसकी बॉडी से लग सकता है झटका। रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी 3 पिन आते हैं। तो इसका मेन मकसद क्या होता है? जो भी लीकेज करंट हुआ उसको ये उठा करके क्या कर देता है? ग्राउंड कर देता है, जिससे हम हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं, झटका लगने से बच सकते हैं। तो मतलब ये एक सुरक्षा उपाय है। भूसंपर्क क्या है? एक सुरक्षा उपाय है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे घर की वायरिंग कैसे हुई है। ये और मजेदार सी चीज है, इसे हम समझ जाएंगे। हमारे घरों में जो वायरिंग हुई है ना, वायरिंग समझते होंगे, स्विच बोर्ड लगा है, बल्ब लगा है, फैन लगा है, जो हमारे डीपी से जो वायर से करंट आ रहा है वो घर में किस तरीके से आया, उसमें आपने देखा एमसीबीज लगे हैं, फ्यूज वायर लगे, ये सब क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो एक सिंपल सा डायग्राम आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे यहां एक तो ये भू संपर्क तार देखिए ग्रीन से, और ये जितने ये बड़े वाले पॉइंटर्स थे इनसे कनेक्टेड है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, ये प्लग्स है, ऐसा समझ लीजिए। और दूसरा एक होगा मेरा पॉजिटिव लाइव वायर और दूसरा होगा उदासीन न्यूट्रल वायर, है जिसको पॉजिटिव नेगेटिव भी कहते हैं। जनरली कुछ लोग हॉट और कोल्ड भी कहते हैं, है ना, ठंडा तार और गर्म तार, ऐसा भी कॉमन लैंग्वेज में प्रचलित है। तो ये जो है ये कौन सा है भाई? हॉट वायर। ये जो है ये कैसा हो जाएगा? ठंडा वायर। अब इसको लेकर के जब आते हैं तो सबसे पहले जो विद्युत प्रदाय बोर्ड है, मतलब जहां से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो अपना एक फ्यूज लगाता है, जिससे क्या हो कि आप घर में कुछ भी करोगे, है ना, और उससे क्या होगा कि कुछ भी यहां पे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में फॉल्ट हो जाए, या फॉल्ट कैसे कहेंगे भाई, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो उसका इंपैक्ट इसके जो सप्लाई है उस पर फर्क ना पड़े। फ्यूज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से डिस्कस करता हूं। फ्यूज एक ऐसा कह सकते हैं उचित गलनांक का एक तार है। उचित गलनांक क्यों? क्योंकि इसमें जब बहुत ज्यादा करंट आए या कहीं से भी करंट का प्रवाह ज्यादा हो तो ये क्या हो जाएगा? ये पिघल जाएगा। जैसे ये पिघलेगा मतलब यहां से कंडक्शन होना बंद हो जाएगा, यानी विद्युत धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही है। यानी इधर कुछ फॉल्ट होगा तो भी हमारे घर के सब कुछ सुरक्षित है, हमारे घर में कुछ भी फॉल्ट हुआ तो भाई विद्युत बोर्ड का सब कुछ सुरक्षित है, तो इसलिए इसमें लगा देते। अच्छा, लगाएंगे किसमें? लाइव में, न्यूट्रल में नहीं। एक और चीज समझिए, मैक्सिमम चीजें लाइव में ही करते हैं, न्यूट्रल में नहीं। क्यों? जैसे मान लीजिए स्विच लगाया, उसको लगा दिया न्यूट्रल में, तो भाई करंट तो बना हुआ है ना फैन में, छुएंगे तो करंट तो लगेगा। लाइव में लगा दिया तो लाइव में क्या होगा? जैसे यहां से लेकर के गए, यहां पे हमने लगा दिया भाई स्विच, ये हो गई मेरी स्विच, ये मैंने दे दिया फैन को, ठीक है, तो ये वापस से इसमें आ रही है। अगर लाइव में दिया, ये काट दिया तो फैन में करंट खत्म हो गया। लेकिन अगर इसको कंप्लीट रखते और इसको आप क्या काम करते हैं, यहां ये न्यूट्रल वाले में, नेगेटिव वाले में स्विच लगा दी, तो क्या होगा भाई? करंट तो इसमें बना हुआ है ना यहां तक, तो आप जब भी फैन को छुएंगे आपको झटका लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, हमेशा लाइव में यूज करेंगे। अब इसके बाद में विद्युत मापी मतलब जो मीटर घरों में आपके लगा है उसको दे दिया जाता है। फिर यहां से ये 2 वायर ही निकल, अच्छा 2 वायर का ही पूरा चल रहा है, ये 2 वायर निकलते हैं। इसके बाद आपने ये देखा होगा अभी आज की डेट में ये थोड़ा सा रिप्लेस हो गया और इसकी जगह आने लगे एमसीबी स्विचेस, देखा होगा, है ना, वो थोड़ा रिप्लेस हो गया, वो आ गया थोड़ा इससे एडवांस वर्जन है। वो ट्रिगर ऑफ हो जाता है जैसे ही कोई दिक्कत आती है, रिवर्स करंट आएगा वो ट्रिगर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या यूज होता था? फ्यूज। तो अलग अलग जो लाइंस जाएंगे उन सभी के लिए अलग अलग यहां पे क्या यूज कर लेते थे? फ्यूज। इसके बाद ये चली गई पॉजिटिव और ये वाली अपनी न्यूट्रल। अब ये स्विच बोर्ड्स हैं या फिर आप कह ले प्लग्स हैं, तो उसके एक को पॉजिटिव कर दिया, एक को नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और सब कुछ कैसा यूज करते हैं? पैरेलल में, सीरीज में नहीं। पैरेलल में क्यों? क्योंकि पैरेलल में विभव सेम होता है, अपन ने याद किया था, पीपी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना। तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा मतलब सभी स्विचेस, सभी बोर्ड्स के अलोंग 220 वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा, तब तो हमें करंट स्मूथ मिलेगा। अब क्या होगा? अब इसका जो ये वाला टर्मिनल था, जो बड़ा वाला टर्मिनल जिसकी बात करते हैं, इन सबको उठा करके ग्राउंड कर दिया, सबको उठा करके ग्राउंड कर दिया, ताकि कुछ भी अप्लायंसेस लगा रहे हैं उसमें लीकेज करंट अगर फ्लो करेगा तो क्या करेगा? हमें ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो भाई यहां तक में अपने को समझ में आ चुका है इस चैप्टर के अंदर हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स, क्या क्या चीजें हमने देख ली। तो हमने देखा एक मैग्नेट क्या होता है,
फिर हमने देखा उस मैग्नेट का किसी कॉइल के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। फिर हमने ये देखा कि अगर एक धारावाही चालक है, एक तार है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से उत्पन्न होंगे। फिर हमने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा, फिर हमने स्क्रू रूल पढ़ा, फिर हमने इसके बाद में पढ़ा क्या भाई, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, राइट हैंड रूल पढ़ा। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल के बेसिस पे हम लोगों ने मोटर पढ़ा, जनरेटर पढ़ा। ठीक, फिर अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के ऊपर, और हम एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी अभ्यास प्रश्नों को, ताकि जो हमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज भी हो जाए और अप्लाई भी कर ले कि क्या हमको फिंगर टिप्स पे याद हुए या नहीं हुए, सब कुछ आया हमारे एक क्लिक में या नहीं आया। तो चलिए ना शुरू करते हैं हम। सबसे फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चलिए, तो सही वर्णन करता है मतलब सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा भाई कि तार के लंबवत होंगी। ठीक है, दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, ऐसा भी नहीं पढ़ा कि तार के समांतर होगी, मतलब ये ऐसा तार ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बने, या फिर दूसरे में कह रहा है कि इसी के पैरेलल हो जाए। तीसरा ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अक्षीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, और अगला कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो भाई ये तो पढ़ा हमने कि ये संकेंद्री क्षेत्र रेखाएं होती है, मतलब ऐसा बनता है ना, और इसका जो केंद्र होता है वो कौन होता है, तार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि अक्षीय नहीं होती है ना, इस कारण से इसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अगला ये कहता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, वैद्युत चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय परिघटना जो है ये क्यों हो रहा है, जरा एक बार पढ़ते हैं पहले। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, नहीं भाई किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। हाँ, यह हो सकता है कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, क्योंकि विद्युत और चुंबकीय दोनों आ गया। चलिए और भी पढ़ लेते हैं, क्या और बेहतर आंसर है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। भाई ये सबसे बेहतर ये मिल गया ना कि भाई कुंडली और चुंबक जो है उसके बीच में आपेक्षिक गति कराएंगे तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने लगेगा। अगला है किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया। नहीं, इतना तक तो नहीं है भाई कि उसको हमने प्रेरित इसीलिए कराया कि वो घूर्णन करे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, सी। क्यों होगा, क्योंकि इसमें आपेक्षिक गति होगी, है ना। इसमें धारा प्रवाहित कर रहे थे, उसे चुंबक ले रहे थे। ये जो है जो प्रेरण की परिघटना, इसमें क्या करते थे, कॉइल लेते थे, एक मैग्नेट लेते थे, दोनों में रिलेटिव मोशन कराते थे, जिसके कारण उसके अराउंड क्या होता था, इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं धारा उत्पन्न होनी है। धारा उत्पन्न होनी है, तो धारा उत्पन्न होनी है तो भाई मोटर तो हो नहीं सकता, है ना। मोटर को क्या कहते हैं, धारा देते थे, ये तो यांत्रिक ऊर्जा देता था। एमीटर भाई ये विद्युत धारा नापने के लिए। गैल्वेनोमीटर ये दिशा बता रहा था मेरे को कि विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड। तो बचा क्या भाई, जनित्र। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट में। अगला है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है, बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हम कब से डिस्कस कर रहे थे कि एक में कम्यूटेटर होता है और एक में स्लिप रिंग्स होती है, एक में डीज ऐसे अलग अलग लगे होते हैं और एक में अलग ही अलग पूरा लगा। भाई ये अलग रिंग है, ये अलग रिंग है। तो क्या है, देखिए एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं, डीसी जनित्र में उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी उच्च वोल्ट। ऐसी तो कोई बात ही नहीं करी थी कि उच्च वोल्टता। इसमें देखते हैं एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक। मतलब इसमें क्या होता है भाई, ऐसे तो अलग अलग होंगे और इसमें क्या होगा, दिक् परिवर्तक। मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन मिला, हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला क्या है भाई, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। तो पहले तो इस शब्द को लघु पथन को देख लेते हैं। लघु पथन का क्या मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। यह शब्द बहुत कॉमनली सुना होगा आपने, शॉर्ट सर्किट होना। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब सिखाता हूं मैं। देखिए ये हमारा विद्युत प्लग, ये ऐसा कभी भी गलती से भी भूले से भी नहीं करेंगे, नहीं तो
सारे अप्लायंसेस का तुरंत ही हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, पूरे अप्लायंसेस फूट जाएंगे भाई। क्या होता है देखिए, ये पॉजिटिव और ये मान लेते हैं नेगेटिव, इसके रास्ते में हम कुछ ना कुछ प्रतिरोध यूज करते हैं, है ना। प्रतिरोध मतलब क्या है, यहां पे आप फ्रीज, आयरन, टीबी जो मर्जी पड़ा है आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इस कारण से क्या होता था कि ये शॉर्ट नहीं होती थी। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं, एक यू शेप्ड ऐसा तार बनाओ और ले जाकर के इन दोनों को पहना दो, ठीक है। तो मतलब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक रास्ता तो ये था कि इसको ऐसे प्रतिरोध से होकर के जाना था, और दूसरा आपने एक शॉर्टकट दे दिया उसको कि भाई ये सब से मत जा, हमेशा करंट जो फॉलो करता है वो लो रेजिस्टिव पाथ फॉलो करता है, मतलब जिसका प्रतिरोध का मान, जिस रास्ते के प्रतिरोध का मान कम होगा उसी को फॉलो करता है। तो भाई ये क्या होगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव इससे जाएगा, ये फर्स्ट मान लेता हूं, ये दूसरा, क्या फिर प्रतिरोध से, तो सब भी बोलेंगे कि नहीं भाई ये आसान है ना, यहां से रुकावट ही नहीं है, यहीं से जाएगा, तो मैक्सिमम करंट इसमें से जाने लगेगा। क्या होगा, मैक्सिमम करंट इससे जाएगा, और मैक्सिमम करंट जाएगा भाई, वहां हीट प्रोड्यूस होने लगेगी, पूरे पिघल जाएंगे, जल सकता है, आग लग जाता है इसके कारण। और ऐसा हो जाता है कई बार को, चूंकि हमारे घरों की जो वायरिंग है वो पाइपलाइंस के जरिए आती है, और वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वायर दोनों पास पास ही होते हैं, किसी कारणवश हीट प्रोड्यूस होने के कारण ही वो बीच का रबर पिघल गया, है ना, जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है वो पिघल जाती है, और दोनों चिपक गए तो क्या होगा, स्पार्किंग्स होगी और उसी चिंगारी से आग लग जाती है भाई। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में भी ये दिक्कत आती रहती है शॉर्ट सर्किट से। तो क्या हुआ भाई, लघुपतन होने से विद्युत धारा का मान कम थोड़ी ना होगा भाई, लो रेजिस्टिव पाथ है, परिवर्तित नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। निरंतर परिवर्तित होता है, ऐसा भी कुछ नहीं, निरंतरता कोई बात नहीं, ये क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम हो गया भाई, रुकावट है ही नहीं ना, तो ज्यादा ही लोग तो जाएंगे, रुकावट होती तो कम जाते, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया मेरा सी आंसर सही। अगला देखते हैं हम कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, अंकित कर। तो चलिए बताते हैं ना कौन सा सही कौन सा गलत, ठीक है। ऐसा करके पूरा रिवाइज भी हो रहा है ना, पूरे चैप्टर एक साथ। देखिए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। भाई मोटर है, क्या है, मोटर। मोटर को क्या देते थे, विद्युत ऊर्जा हम देते थे ना, पंखा, मोटर मतलब पंखा समझा करो, उसको विद्युत ऊर्जा हम देते हैं, वो हमको यांत्रिक ऊर्जा देता है। ये उल्टा है भाई, ये गलत है, ठीक। मतलब हम देंगे विद्युत, वो देगा यांत्रिक, ये कह रहा है हम दे रहे हैं यांत्रिक, वो दे रहा विद्युत, तो ये कन्वर्जन जब होता है तो ये तो जनित्र होता है, जनरेटर होता है, हम घुमाते हैं और वो विद्युत धारा देता है। अगला, विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। हाँ भाई, प्रेरण का ही ये काम था, तो चलो ये हो गया हमारा सही। अगला, किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होती। हाँ, ये तो अभी पढ़ा था ना, ऐसा इस तरीके से था, इसमें से यहां पे जो भी निकल रही थी फील्ड लाइंस वो कैसी निकल रही थी, समांतर, ठीक है। तो मतलब ये भी सही हो गया। अच्छा, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत तार होता है, मतलब हरे, इसका मतलब है ये विद्युत उन्मय तार है। विद्युत उन्मय का मतलब पॉजिटिव नहीं, जनरली हरे वाले को यूज नहीं करते, रेड को यूज करते हैं इसके लिए, और हरे रंग को, जनरल है ये कॉम्बिनेशन, है ना, हरे रंग को नहीं इस्तेमाल करते, किसको यूज करते हैं भाई, रेड को करते हैं, जो लाइव वायर होता है उसके लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने आगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के दो तरीकों की सूची बनी। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न करेंगे, है ना, तो दो तरीके भाई, बहुत आसान है ये। कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था, तो मैंने कहा था भैया एक धारावाही है, इसमें से आई एम्पियर का करंट पास कर दो तो इसके चारों तरफ क्या होने लगेगा, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा भाई, धारावाही है तो चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला तो ये हो गया धारावाही कर। दूसरा आप कह सकते हैं क्या भाई, ये एक लूप जो बनाया था, इसमें आई एम्पियर की करंट पास कर दीजिए तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेंगे। एक और मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हैं भाई कुंडली ले लो, परिनालिका, सोलेनोइड, इसमें से भी आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके भी अराउंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए, है ना। पूछा हमारे लिए दो ही था लेकिन हमने तीनों ही कर लिए, ये तीनों चूंकि अभी हमने जस्ट देखा था। चलिए यहां तक आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? हां, कर सकते हैं। कैसे, तो पहले तो इसकी बात करते हैं। तो पहले तो ये आपको मालूम होगा कि ये जो परिनालिका थी, है ना,
इसमें से अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, है ना, इसमें से क्या कर दिया मैंने, विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, तो जैसे ही इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे होने क्या लगेगा, इसमें से जैसे ही मैंने विद्युत धारा प्रवाहित किया क्या होने लगेगा भाई, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इसमें इस तरीके से बल रेखाएं निकलने लगेंगी और यह बिहेव करने लगेगा एक क्षण चुंबक के तरीके से। क्या हो जाएगा, एक क्षण चुंबक बन जाएगा ये, जिसके दो पोल्स हो जाएंगे, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो ये हो गया प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, इस कारण से व्यवहार करती है क्योंकि इसमें से धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें से जनरेट होने लगेगी बल रेखाएं। अच्छा, कैसे पता करेंगे, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। उच्च क्लासेस में इसको पढ़ना भी है, इसको लेंज के नियम से जाना जाता है ना। अंदर फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ हो गई और यहां पे हमने बना दी कुंडली, तो लेंज के नियम के अनुसार उनने क्या कहा था कि जब इसको इसके करीब ले जाओगे, जब नॉर्थ पोल इसके करीब जाएगी, तो यहां अपने आप को ये इस प्रकार से निर्धारित करेगा कि ये इसको रिपल करने लगे, प्रतिकर्षित करने लगे। मतलब एक लाइन में सुनते हैं, अपने ही कारण को ये अपोज करता है, विरोध करता है। ठीक है, कैसे भाई, नॉर्थ इसके पास जा रहा तो यहां पे जनरेट हो जाएगा नॉर्थ पोल और इधर साइड में जनरेट हो गया नॉर्थ, तो नॉर्थ और नॉर्थ क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये जो इधर की तरफ जा रहा था, अब अगले फेज में देखेंगे तो ये जो है प्रतिकर्षण होने के कारण अब मान लेते हैं कि ये बाहर की तरफ आने लगा, तो जब ये बाहर आने लगा तो इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। अब क्या करेगा, तो ये अपने आप को जनरेट कर लेगा साउथ पोल। ठीक है, साउथ जनरेट कर लिया, मतलब अब क्या होने लगा भाई, अब इसको अट्रैक्ट करने लगा। मतलब देखो, जब पास आ रहा था तो नॉर्थ जनरेट करके दूर भेज रहा था, जब ये दूर जाने लगा तो साउथ जनरेट करके पास बुलाने लगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है, साउथ में जो दिशा होगी ना करंट की बहने की, वो इसी को एरो बना दो, इसको एरो बना दो, ये साउथ हो गई। और जब नॉर्थ पोल होगा ना तो ये इसको ऐसा पलट दो, ये, तो ये नॉर्थ होगी। मतलब यहां पे लूप में करंट ऐसा बहेगी और यहां पे जो लूप में करंट बहेगी वो ऐसे बहेगी। मतलब यहां पे कैसा हो गई, एंटी क्लॉकवाइज और यहां पे क्लॉकवाइज। तो ये कर सकते हैं ना कि परिनालिका के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण। मतलब इसका नियम ही क्या है, जो हो रहा है जिसके कारण यहां पे आ रहा है, भाई क्यों आ रहा है, चुंबक और कॉइल के बीच में अपेक्षिक गति कराने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र आया और वो चुंबक इस तरीके से बनेगा कि खुद के ही कारण का अपोज करे। मतलब नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बन गया, जिसके कारण इसको दूर धकेल देगा। जब दूर जा रहा है तो साउथ बन गया, पास बुला रहा है। तो भाई जब साउथ बनेगा, मतलब ये जब नॉर्थ दूर जाएगा तो यहां पे कैसा चलेगा धारा, क्लॉकवाइज, और जब ये पास आ रहा है तो कैसा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा क्वेश्चन 9, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम कब होगा। बल अधिकतम कब होगा, तो भाई जब लंबवत होगा ना तब बल अधिकतम होगा। कब होगा भाई, जब वो परपेंडिकुलर हो, जब वो लंबवत हो, लंबवत जब होंगे तब वो अधिकतम होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसके, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स टाइप तो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो पढ़ते हम अगले की तरफ। मान लीजिए आप किसी चैम्बर में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे हैं। ठीक है, किसी दीवार से, मतलब एक चैम्बर का मतलब कहीं पे बैठे हैं ऐसा, और आपकी जो बैठक है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है अपनी बैठक। ठीक, ये हमारी इस प्रकार से बैठक हो गई। पीछे की दीवार से सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करते हुए चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो मतलब यहां से इधर की तरफ चल रहा है, पीछे से आगे की तरफ करंट आ रहा है, और वो कह रहे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके दाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो भाई लगा लो ना भाई राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहेगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। इधर चल रही है ना, तो ये क्या होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो मतलब कह सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने तरफ यहां पर हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कैसे लगा है भाई, वही राइट हैंड फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बेसिकली, है ना, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, उसके सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, और विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। तो ये तो अभी जस्ट हमने समझा है ना, कि ये विद्युत मोटर कैसे काम करता है। ठीक है,
और इसकी जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये एक हेवी मैग्नेट है ना, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है भाई, तो इसके बाद हो गया क्या, इसमें आर्मेचर बनी होती है। आर्मेचर किसकी होती है, ये सॉफ्ट आयरन की कोर की बनी होती है, जिसके ऊपर क्या करते हैं, कॉपर की वाइंडिंग कर दी जाती है, ठीक। फिर इसमें कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं और इनको चलाने के लिए एक शाफ्ट कसा होता है। ये जो शाफ्ट है जिसपे ये सब कसे होंगे जिससे ये चलेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए फिर से थोड़ा सा पीछे जाकर के वीडियो में एक बार दोबारा से देख लीजिए, या फिर आपको ये क्लियर होगा ही। तो ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, पूरी थ्योरी इसके अंदर आपको लिखनी है एक एक पोर्शन के बारे में। अगला देखते हैं, कुछ ऐसी युक्तियों के नाम लिखिए जिसमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई भाई, किसमें की जाती है, तो आप सीधे सिंपल सी बात कर सकते हैं, किसमें भाई करी जाएगी, जो ग्राइंडर होता है उसमें यूज करते हैं, जो पंखा होता है उसमें यूज करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर होगा जो सीपीयू उसके अंदर भी लगा होगा, है ना। तो एक तो हो गया पंखा, एक जो पानी का जो पंप होता है उसमें भी आप कह सकते हैं, पानी का जो पंप होता है उसमें भी यूज करते हैं भाई इस तरीके का। और क्या यूज कर सकते हैं, तो एक अपन कह लेते हैं किसको, हमारा जो सीपीयू लगा हुआ है उसके अंदर भी फैन लगे होते हैं, उसमें भी ये चीज लगी होती है। या फिर जो सीडी ड्राइव लगा होता है जिसकी वजह से सीडी ऐसे रोटेट होता है, वहां पर भी ये लगा होता है, ठीक है। तो चलिए ये तीन हो गए हमारे पास। आगे बात करते हैं, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित है, तो कोई क्षण चुंबक, है ना, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है ऐसा, ये कहना चाह रही है, कुंडली हो गई और इसको हमने दे दिया एक गैल्वेनोमीटर को, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। ये ऐसा हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लिया। अब यहां पे क्या लगा होगा भाई, ऐसे इंडिकेटर लगा होगा, ये निडल। अब इसमें क्या होगा ये बात कर रहे हैं। तो पहले तो ये कह रहे हैं, अच्छा एक ये भी क्षण चुंबक भी है साउथ और नॉर्थ पोल के साथ, कुंडली में धकेला जाए। जब क्षण चुंबक कुंडली में धकेलेंगे, है ना, तो क्या होगा भाई, ये गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, विक्षेपित। गैल्वेनोमीटर की सुई जो है वो विक्षेपित हो जाएगी, हिलेगी ना भाई जब इसमें धारा प्रवाहित होने लगा। भाई जब इन दोनों में फ्लक्स का चेंज होगा, मतलब इसमें जब रेखाएं जो हैं उसको आगे पीछे करेंगे तो रेखाओं की संख्या बदलेगी, रेखाओं की संख्या बदलेगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो सुई है वो विक्षेपित हो जाएगी। अगला, कुंडली के भीतर से बाहर खींची जाती है, मतलब धकेलेंगे तब भी विक्षेपित होगी, बाहर करेंगे तब भी विक्षेपित होगी, ठीक है। और डिपेंड करता है कौन सा पोल है, भाई नॉर्थ पोल होगा और पास जा रहा होगा तो यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, मतलब करंट इधर से आएगी इधर की तरफ जाएगी। और जब ये दूर जा रहा होगा तो करंट में यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ पोल, मतलब करंट की डायरेक्शन इधर आएगी। मतलब जब उसके पास ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड, जब दूर लाएंगे मतलब बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भीतर से बाहर खींची जाए तो साउथ पोल जनरेट हो जाएगी, मतलब करंट लेफ्ट हैंड साइड पे विक्षेपित हो जाएगी। और कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए, मतलब इसके भीतर ले गए और स्थिर रख दिया, तो भाई स्थिर रखने पे कुछ नहीं होता। हमने कहा ही था जब इसमें आपेक्षिक गति होगी तभी होगा, जब ये आगे पीछे गति करेंगे चलेंगे तभी होगा। आपेक्षिक गति नहीं हो रही है, आपेक्षिक गति इसमें नहीं हो रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ रखे रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जब तक परिवर्तन नहीं होगा इन बल रेखाओं की संख्या में, तब तक ये कुंडली के अंदर प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो इस कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए तो कुछ नहीं होगा भाई। बढ़ते हैं आगे अपने अगले सवाल की तरफ। दो वृत्ताकार कुंडली ए बी एक दूसरे के निकट स्थित है, यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में भी विद्युत धारा में परिवर्तित होगी। तो देखिए एक कुंडली ऐसा रखा है, ठीक है, ये एक कुंडली हो गई, इसको विद्युत धारा दे दिया हमने कुछ, ठीक है। इसी के पास में हमने एक दूसरी कुंडली भी रख ली और हमने ये देखना है कि इसमें अगर चेंज करते हैं विद्युत धारा के मान में तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन होगा, तो बिल्कुल होगा। इसमें धारा के मान में हमने पढ़ा ना, धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कौन सी, चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा जो होगी उसकी भी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो चुंबकीय बल रेखाओं की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो इसके पास रखे कुंडली में जब ये बल रेखाएं जाएंगी तो इसमें भी तो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसको अन्योन्य प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसमें से, मतलब अब से पहले क्या कर रहे थे, इधर एक मैग्नेट होता था, ऐसा ही कर रहे थे ना, एक मैग्नेट हो गया और एक कॉइल हो गई।
अब हम कह रहे हैं नहीं, ये मैग्नेट हटाइए, इस मैग्नेट की जगह पे भी आप एक क्या करिए, कॉइल ही लगा दीजिए। इस मैग्नेट की जगह पे भी क्या करना है, एक कॉइल ही लगा दिया। तो इधर भी एक कॉइल और यहां पर भी एक कॉइल। तो भाई इसमें ये कॉइल में जब मैं धारा दूंगा तो ये कॉइल तो एक क्षण मैग्नेट बन गई, है ना, क्षण चुंबक बन गई। मतलब इसका फ्लक्स, इसका फील्ड लाइन जाके इसमें लिंक होगा तो इसमें भी धारा प्रोड्यूस कराएगी, धारा उत्पन्न करा देगी ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम लिखिए, है ना। इनके लिए कौन कौन से नियम, तो सबसे पहले किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो धारावाही के चारों ओर निकालने के लिए तो ये थंब रूल है ना, अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या भाई, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, क्लियर होगा। कैसे भाई, ये धारावाही हो गई और इसके चारों तरफ ये जो बन रहा था ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, है ना। ये जो बन रहा था ये क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा अंगूठा रखा, ये ऐसा। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगला क्या भाई, किसी चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पहले से ही है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल, ठीक है, मतलब चालक पर जो है वो आरोपित बल निकालना है। ठीक है, और अगला जो कह रहा है उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा। तो एक बात समझिए, जैसे ही प्रेरित विद्युत धारा आती है ना, जैसे ही प्रेरित विद्युत धारा, तो फिर क्या होता है भाई, हमारा जो राइट हैंड रूल है ये काम करता है, क्योंकि इसमें जो धारा थी वो प्रेरित धारा थी। तो इसमें कौन सा आ जाएगा भाई, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम। इसमें कौन हो गया, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहां पे बात करें तो ये क्या होगा भाई, ये तीनों के बीच में स्थिति लंबवत स्थिति है, तो ये दर्शाता कौन, बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के नियम मतलब फादर मदर चाइल्ड वाला। ठीक है ना, तो यहां पे कौन सा आ जाएगा भाई, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, बाएं हाथ का नियम। अब ये नियम क्या होता है ये तो हमको क्लियर है ही। ठीक, तो ये भी हो गया हमारा भाई कंप्लीट, मतलब हम आगे क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके कंप्लीट। अब 16वें में बात करें, आरेख खींचकर विद्युत जनित्र को, फिर से वही बात, अभी जस्ट इसको हमने डिस्कस किया है कि भाई जनित्र किस तरीके से काम करता है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें इसकी थोड़ी सी बात जरूर कर लेते हैं कि ब्रश क्या करते, तो ब्रश का मेन काम क्या था भाई, ये जो ब्रश लगी हुई है यहां पे, इसका मेन काम क्या है, इसका मुख्य काम यही है कि ये विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करे। ये जो रिंग है, इस रिंग पर मैं अगर तार ऐसे लपेट देता तो वो घुमा देता ना पूरे तार को, तो उससे बढ़िया क्या समझ में आया कि भाई एक ऐसी चीज लगाओ जो घिसती रहे। ऐसा, ये हो गया ब्रश, ये हो गई मेरी शाफ्ट, ये ऐसा घिस रहा है तो ये लपेटे में नहीं आएगी। और कार्बन के ब्रश क्यों लगाते हैं अगर ऐसी बात करें तो क्योंकि वो चिकना होता है ना, और घिस भी जाएगा तो उसको दूसरा परिवर्तित कर लेंगे। मतलब यहां पे फ्रिक्शन जो होता है, जो घर्षण बल होता है, उसके मान को कम रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला, किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है, अभी आपको सिखाया ये भी। अभी हमने जब छोटे क्वेश्चंस कर रहे तो उसमें देखे कि ये जब लाइव वाले को, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले के साथ में बिना प्रतिरोधक के किसी एक तार से ऐसे जोड़ दें तो इसी को हम क्या कहते हैं, लघु पथन, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक छोटा सा रास्ता दे दिया आपने उसको जाने के लिए। ठीक, अगला बात कर लेते भाई, भू संपर्क तार का क्या कार्य है। भू संपर्क तार क्या है भाई, तो भू संपर्क तार एक सुरक्षा वायर है, एक सुरक्षा तार है जो कि हमें कहीं पे विद्युत के झटके लगने से बचाता है। मतलब किसी भी एपरेटस में कोई भी, जैसे आयरन की बात करती, फ्रिज की बात करती, उसकी बॉडी से कनेक्ट करके एक तार को ग्राउंड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होता है, तार का हमारा ज्यादा होता है। तो हम अगर छुएंगे तो विद्युत धारा मेरे अंदर से ना जाके उस वायर के अंदर से चली जाएगी। ठीक है, अभी जस्ट डिस्कस किया है हमने इसको भी। ठीक है, धातु के आवरण वाले विद्युत संसाधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, क्यों कर देते हैं भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा जब धातु की बाउंड्री बनी है, जैसे आयरन की बात करी, फ्रिज की बात करी, कूलर की बात करी, वो किसकी बनी है, मेटल की बनी है ना, वो शीट्स जो बाहर जो लगा हुआ है, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने के चांसेस मैक्सिमम चांस है, और हम छुएंगे तो उनको झटका लग सकता है, इसीलिए वो करंट को उठा करके क्या कर देते हैं, ग्राउंड। चलिए, तो भाई इस प्रकार से हमारा ये पूरा चैप्टर होता है फिनिश। हमको अब सारे ही टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, हमको
आ चुका है कि किस तरीके से विद्युत धारा चुंबकीय गुण का प्रभाव दिखाता है। किस प्रकार से हम चाहेंगे तो भाई एक कुंडली और चुंबक का प्रयोग करके उसे विद्युत धारा ले सकते हैं, और किस प्रकार से एक धारावाही में धारा प्रवाहित करके उसके चारों तरफ चुंबकीय बल ले सकते हैं। हम किस तरीके से जनरेटर बना सकते हैं, किस तरीके से मोटर बना सकते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, यह भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चलने वाला था तो इसलिए हमने पूरी थ्योरी डिस्कस कर ली है। अब हमें एक काम यह करना है कि हमें मैग्नेटब्रेन्स की साइट पे जाना है, सर्च करना है अपने सर्च बार में magnetbrains.com। तो आपको इस तरीके का एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसके पेज पे जाकर के आपको सर्च करना है सीबीएसई स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पे। अगर आपको ओलंपियाड करना है तो आप ओलंपियाड पे क्लिक करेंगे, एनटीएससी और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। अब जैसे ही आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से सभी वीडियोस अरेंज्ड फॉर्मेट में सभी सब्जेक्ट्स के आपको दिख जाएंगे, जिसमें से आपको जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उसको जैसे ही आप टैप करेंगे, यहां पे वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पोर्टल ओपन होगा जिसमें आपको पूरे चैप्टर के अंदर सभी चैप्टर के टॉपिक्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस, उसका पूरा एक समराइज अपना वन शॉट जिसमें हम चैप्टर का पूरा रिवीजन कर रहे हैं, यह भी उपलब्ध होगा। आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब जो भी बुक्स रेफर करते हैं वो भी बुक्स के आपको क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहां वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे और वहां से सभी वीडियोस को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में देख सकते हैं। यहां से आपको वीडियो प्ले हो जाएगा, आप बीच में पॉज करके अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट्स के सारे ही वीडियोस आपको यहां सिस्टमैटिक ऑर्डर में मिल जाते हैं। तो आप करेंगे क्या, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों में कर दीजिए शेयर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आया है निशुल्क शिक्षा, 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, वो भी क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर के साथ। तो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। Thanks for watching.